इंदिरा गांधी, देश की प्रधानमंत्री, क्या मंजर था उस वक्त एम्स में? आप लोगों को कितनी देर पहले सूचित किया गया? कांस्टेबल दौड़ता हुआ इमरजेंसी से आया कि डॉक्टर साहब जल्दी चलो, इंदिरा गांधी को कुछ हो गया है। एडवोकेट सोढ़ी, एडवोकेट लेखी एंड एडवोकेट जेठमलानी विटनेस बॉक्स में आप खड़े हैं और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और जो भी कोर्ट थे उसके पहले के कि डॉक्टर डोगरा की गवाही को मान्यता ना दी जाए। क्या हुआ था कोर्ट रूम का जब मैक्सिमम अटेम्प्ट ये था, पहले तो ये प्रूव कर दें कि नहीं भाई तुम्हारा पोस्ट फर्जी है, वो तो पहले ही मर गई थी। एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसमें आपको विदेश जाना पड़ा था, गामिनी दिसानायके। क्या था केस वो सर? जैसे राजीव गांधी को मारा गया था, ठीक उसी तरह से उनको मारा गया था। आरुषि मर्डर केस। सबसे पहले जिनको बुलाया गया था वो मैं ही था। मैं जो पहली टीम बनी फॉरेंसिक की, आई वाज द चेयरमैन ऑफ दैट। एविडेंस कलेक्शन में जिस तरह की लापरवाही बरती गई, क्राइम सीन को जिस तरह से खराब किया गया, काफी कुछ एविडेंसेस वो मीडिया और अनऑथराइज्ड पीपल्स की एंट्री के कारण खत्म हो गई। एंट्री ऑफ थर्ड पर्सन इज कंफर्म्ड। अब वो थर्ड पर्सन ढूंढना तो मेरा काम नहीं है ना। डॉक्टर डोगरा, जब आप इस केस को डिस्क्राइब कर रहे थे तो आपने कहा कि हमने बाद में साउंड चेक और वो सब करके देखा, जिसको हम लोग सीन रिक्रिएट करना कहते हैं। एक्चुअली सीन रिक्रिएट करना ही हमने शुरू किया। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रिक्रिएट द सीन? इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कभी किसी केस में पॉलिटिकल प्रेशर, कोई धमकी? एक केस में सिर्फ ऐसा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो झूठ हो जाएगा। एक तरफ मीडिया ट्रायल चलता है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपने ट्रैक से निकल जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो यार। आरुषि केस जब मैं कर रहा था, मेरी वाइफ नहीं मानती थी। ऐसे केसेस में जैसे बॉडी को 35 पीसेस में चॉप कर दिया गया है, तो ऐसे केसेस में कॉज ऑफ डेथ पता करना कितना मुश्किल होता है? ये कोई पहला केस नहीं है। 35 टुकड़ों वाला वो बताया तो सही, आपके नोएडा का वो जो केस था, वो रात भर टुकड़े करता रहता था और बीच में कोई पुलिस वाला आ जाता था ना, तो उसको बैठ के उसी चाकू से जिससे काट रहा होता था, उससे सेब काट के भी खिला देता था। केस जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे थे और आप फैक्ट से शॉक हो रहे थे कि नहीं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इस एंगल पर जाएगा ये। 85 इयर्स की एक लेडी लाजपत नगर से हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, इस इंक्वेस्ट के साथ लाई जाती है। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार गर्दन देखा तो शी वाज स्ट्रैंगुलेटेड एंड यू नो कौन निकला मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन करने वाला उसका। चेतावनी, वीडियो में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो आपको विचलित कर सकती हैं। इन घटनाओं पर चर्चा के दौरान हत्या और आत्महत्या जैसे मुद्दों पर भी बात हुई है। ये एक ऐसे बायोस्कोप की तरह हो सकता है जिसमें लगातार तस्वीरें बदल रही हैं और बैकग्राउंड में कोई सधा हुआ वीडियो एडिटर थ्रिलर वाला म्यूजिक डाल रहा है। एक मंजर है, कैलेंडर पर तारीख है 31 अक्टूबर की, बरस 1984 का है। एम्स का एक तला है जहां पर एक शव का पोस्टमार्टम हो रहा है और पूरा देश दम साधे इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 गोलियां मारी गई थीं और अभी तक ये सूचित नहीं किया गया है कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है। कई दशक आगे बढ़ जाइए, नोएडा का एक नाला है जिसकी खुदाई चल रही है, उसकी गंदगी के बीच से कंकाल निकल रहे हैं। टीवी पर टिकर चल रहे हैं, किसी को नर भेड़िया कहा जा रहा है, किसी को तो कुछ और। आप बरस बदल दीजिए, भूगोल बदल दीजिए, देश के अलग अलग इलाकों में जाइए, अलग अलग हाई प्रोफाइल केसेस देखिए। इन सब के बीच एक चीज़ है जो कॉमन है। वो चीज़ ये कि अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराध की मंशा को स्थापित करने के लिए कोर्ट में जिस दलील को बहुत वजन दिया गया, वो फॉरेंसिक साइंस से जुड़ी हुई दलील थी। और इन सब में एक कॉमन कड़ी और है, एम्स में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने वाले पहले विद्यार्थी और देश के मशहूर फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर डोगरा गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर तीरथ दास डोगरा, देश की आज़ादी को 75 बरस हो रहे हैं सर, आपकी उम्र भी 75 बरस हो रही है। एक पूरी पीढ़ी है जिसके लिए विभाजन एक बड़ी हकीकत है, जो उन्होंने और उनके परिवार ने जी, और जिन्हें अपने मादरे वतन के एक हिस्से को छोड़कर दूसरी जगह आना पड़ा क्योंकि किसी वकील ने लकीर खींची, क्योंकि कई वकीलों ने अपनी दलीलों से एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश की और मुल्क बट गया। आपके परिवार का क्या तजुर्बा था, क्या अनुभव, क्या हादसा था विभाजन का? बहुत कुछ याद दिला दिया आपने। एक्चुअली मेरा गांव आज भी एकदम बॉर्डर पे है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है। और
अगर उसकी साइट से फ़ोटो वहाँ के बच्चे मुझे भेजते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का पोर्शन है विकिपीडिया का, विकीपीपी करके उसका नाम है शायद, तो उसमें उन्होंने मेरा डाल रखा है बायोडाटा सारा, क्योंकि मेरा गांव आधा उधर है आधा इधर है और उसके साइड से बच्चों ने उस गांव के दोनों तरफ के झंडे लगे हैं। एक साइड में हिंदुस्तान की बीएसएफ पोस्ट का है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो उनकी फोर्स है उनका झंडा है। तो वो मुझे भेजा उन्होंने, और ये भी कहा कि साहब आप तो हमारे ही हैं और हम अपने उसमें जो यहाँ का विकिपीडिया की तरह विकीपीपी है उसमें हम आपका वो डाल रहे हैं। मुझे इन्फॉर्म किया उन्होंने। बड़ा अजीब एक तरह से, बीच में सिर्फ एक दरिया है बसंतर, वार ऑफ बसंतर बहुत फेमस है, वहीं का हूँ मैं। तो अभी भी थोड़ा पोर्शन इस साइड में है, बाकी पोर्शन उस साइड में है। वहीं से मैं निकला वहाँ से, और चलते चलते, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो उनकी उस वक्त एक वो अमेरिकन कंपनी में काम करते थे, पेंसिल्वेनिया बेस्ड एक कंपनी थी, वूल परचेजर्स थे वो इंडिया में। तो उनकी पोस्टिंग उस वक्त काबुल में थे। तो जो पाकिस्तान में बन गया विद हेडक्वार्टर एट लाहौर, तो उनका ट्रांसफ़र उन्होंने वहाँ से सीधा कर दिया सीकर से फिर बीकानेर। तो वो इतने टायर्ड हो चुके थे वो सब देख दाख के, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो वापस जाऊँगा नहीं। तो वहीं पे वो अपना, और राजस्थान के लोग उस ज़माने में आज भी बहुत अच्छे थे, वेलकमिंग थे, बड़ी मदद की उन्होंने। एंड ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी, अमेरिकन कंपनी, और अपना बिजनेस शुरू कर दिया जो बड़ा सक्सेसफुल गया उनका। तो मेरे सारी फैमिली वहीं सेटल्ड है। ओनली वी यूज़ टू गो टू J&K फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, वो भी मेरी जनरेशन तक। उसके बाद में रफली देर आर 20-25 माई ग्रैंड चिल्ड्रंस, सब भाइयों के, वेयर 5 ब्रदर्स। सो वो दे ऑल आर मैरिड लोकली, और वहीं पे वो वहाँ के हो गए। मैं 1971 वार में आई वॉलंटियर्ड फॉर द वार, बिकॉज डॉक्टर्स कम थे, तो आई ज्वाइंड। एंड इमीडिएटली व्हेन द वार वाज ओवर आई केम टू एम्स, मेरा सिलेक्शन हो गया, तब से मैं यहीं रहा, और अब ऑलमोस्ट फॉर 51 ईयर्स। डॉक्टर रामास्वामी ने आपको क्या कह के एनकरेज किया, क्योंकि आप तो फॉरेंसिक साइंस तब बिल्कुल नई फील्ड? नहीं, मैं जो यहाँ आया था एम्स में, वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने नहीं आया था। मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था। मैं यहाँ पे आकर के पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में था, फिर सेकंड टर्म में मेरे को स्किन में भेज दिया गया, और स्किन मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा सब्जेक्ट। सो आई वांटेड टू बिकम ए डर्मेटोलॉजिस्ट। पर उसी साल एक प्रोसीजर शुरू किया कि डायरेक्टर विल टॉक टू द एवरी न्यू एंट्रेंट, एवरी न्यू सिलेक्टी से डायरेक्टर बात करेंगे। उससे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट एडमिशन कर देता था। तो ही सेड वी नो यू आर एट प्रेजेंट इन फॉरेंसिक मेडिसिन। मैंने कहा वो टाइम बीइंग के लिए, मैं टाइम गैप के लिए आ गया था। बोले नो यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर यू वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स। सो आई बिकेम लिटिल अनहैप्पी। तो मैं बाहर निकला तो वापस बुलाया, बोले तुम मायूस मत हो, जैसे ही तुम MD क्वालिफाई करोगे, 3 साल का कोर्स होता था उन दोनों में, तो उसके बाद तुरंत विदिन 6 मंथ जो है मैं तेरे को लेक्चरर बना दूंगा, मीन्स फैकल्टी एम्स में ना। उन दिनों में लेक्चरर मिलना बड़ा मुश्किल, आज जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भी ठीक है, वो मैं खुश हो गया कि चलो नौकरी का बंदोबस्त भी हो गया। तो क्योंकि उस ज़माने में जस्ट शुरू हुआ था कि डॉक्टरों को थोड़ा सा जॉब लेने में दिक्कत आने लगी थी, इसलिए डॉक्टर्स बाहर जाने का रुख करने लगे थे। तो मैं थोड़ा खुश हो गया और मैंने वापस फिर ज्वाइन कर लिया। एंड उसके बाद फिर मैंने कोई पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 65 साल की उम्र तक मैं वहाँ रहा। डॉक्टर डोगरा जी, एक वो मीटिंग जिसमें आपने तय किया कि अब एक्सपर्टीज़ के लिए फॉरेंसिक साइंस पढ़नी है, और फिर सीधा अब हम 1984 पर आ जाते हैं। डॉक्टर इंदिरा गांधी, देश की प्रधानमंत्री। क्या मंजर था उस वक्त एम्स में? आप लोगों को कितनी देर पहले सूचित किया गया?
नहीं, ऐसा है कि मैं तो जैसे ही एक्चुअली उस वक्त एग्ज़ाम चल रहा था, उस दिन अंडर ग्रेजुएट्स का एग्जामिनेशन में कंडक्ट करवा रहा था 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को। तो सडनली हमारा जो एक कांस्टेबल, तो उस वक्त मेरे पास 2 कांस्टेबल्स हुआ करते थे, तो वो कांस्टेबल दौड़ता हुआ इमरजेंसी से आया कि डॉक्टर साहब जल्दी चलो, इंदिरा गांधी को कुछ हो गया है। तो उस वक्त जो है फर्स्ट फ्लोर पर था डिपार्टमेंट और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट थी। हार्डली को आधे मिनट की वॉक थी, मेरे कमरे से तो बहुत ही कम थी क्योंकि नज़दीक पड़ता, सीधी डायरेक्ट स्टेयरकेस थी जो अब बंद रहती है। तो मैं नीचे आ गया तो उस वक्त इंदिरा गांधी को लाए थे। मुझे याद है साथ में फोतेदार साहब थे और माखनलाल फोतेदार थे और इनकी फैमिली के लोग थे और साथ में एक और थे जिनकी अभी भी डेथ हो गई, पंजाबी फेलो। काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने इंदिरा गांधी, नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, धवन साहब जी, तो आर.के. धवन थे, ये सब लोग थे। तो तुरंत जो वहाँ पे वो था, एक लड़का था सीनियर रेजिडेंट सर्जरी का, तो क्या होता है ये बाद में बड़ा अखबार में और कोर्ट में भी बहुत इस मामले को उठाया गया, बहुत ज़बरदस्त उठाया गया कि वेदर शी वाज डेड और अलाइव। जब लाए इतनी गोलियां लगी थी तो कैसे ज़िंदा रह सकती हैं, ये सब काफ़ी बड़ा प्रश्न उठाया गया था, जिसमें बड़े बड़े वकीलों ने क्रॉस भी किया, क्वेश्चंस भी उठाया लेटर ऑन। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई इतना सीरियस आदमी कोई भी, चाहे एक्सीडेंट से हो या कि ब्लड से हो, किसी से भी आता है, तो डॉक्टर का पहला फ़र्ज़ क्या होता है, हम क्या करते हैं कि भाई पहले इसको रिससिटेट करो, हार्ट चलाने की कोशिश करो, सांस देने की कोशिश करो। तो वही उस लड़के ने किया, उसने लिया और फटाक से एक ट्यूब जो है वो उनके गले में डाल के और एम्बू बैग उसके साथ लगा के उसने उसको प्रेस करके सांस देना शुरू कर दिया। अब हमारे लिए प्रैक्टिकली शी इज लाइफ। अब उनकी डेथ हम तब डिक्लेयर करेंगे जब हम अपना रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना उनको बंद करेंगे। तो क्लिनिकली तो हमारे लिए अलाइव हो गए ना। तो नाउ शी विल बी डेड ओनली व्हेन वी से दैट नाउ इट डेड। अब कोई जब उसको रिमूव कर देंगे, हमके भी कोई फायदा नहीं है अब करने से। सर ये तो सांस का हो गया, मतलब हमें से कोई भी उतना मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं है। दिल के धड़कने का भी दिल का ईसीजी नहीं लिया गया था क्योंकि इमीडिएटली फिर सबको पता चला। तो काफ़ी सारे दूसरे क्लिनिशियंस जो हैं, धवन साहब थे, डेथ हो गई उनकी, लेट प्रोफेसर धवन, लेट प्रोफेसर गोडे और कई लोग वहाँ पे जो जितने क्लिनिकल से वो सब लोग आ गए। तो फिर हमने उनको सौंप दिया, तो वो फिर लेकर के थिएटर में चले गए। फिर वो थिएटर में उन्होंने ओपन करके कोशिश किया उनको देखने का क्या है और ब्लड वगैरह चढ़ाया। तो अटेम्प्ट किया गया कि वो मतलब वापस रिवाइव किया जा सके। 2:20 के आसपास उन्होंने सोचा कि अब किसी भी तरह का कोई रिवाइवल संभव नहीं है, तो फिर डेड डिक्लेयर किया गया। अब होता क्या है कि ऐसे मरीज में काफ़ी पेशेंट्स वापस आ जाते हैं। ऐसे एवरी डे आप इमरजेंसी में जाओगे, लगता है आदमी एकदम डेथ पे है, लेकिन आप जब रिससिटेट करते हो, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, उसने हार्ट पे रिससिटेट किया तो हार्ट बीट होना शुरू हो गया। तो अब उस प्रोसेस में क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो फॉरेंसिक, मेरा काम थोड़ा डिफरेंट तरह से था, तो जब डेथ डिक्लेयर हो गई तो फिर वापस मेरा काम शुरू हो गया। तो देन आई डिड ऑल दैट। ऑटोप्सी जो है, पोस्टमार्टम। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा ये था कि भाई जो 2 टिपिकल चीज़ें थी, नंबर 1 कि भाई रिक्वेस्ट थी कि इनको मॉर्चरी में नहीं ले जाया जाए। पोस्टमार्टम मॉर्चरी में होता है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको मॉर्चरी में ही करना है। बहुत बार हम साइट पे भी जाके कर देते हैं जहाँ से पॉसिबल नहीं है और सिचुएशन इस तरह की है, तो ऐसा नहीं होता। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिनेशन आफ्टर, पोस्ट मीन्स बाद में, मार्टम मीन्स डेथ। मार्टम वो मृत्यु से बनाया और पस्त जो हमारा है उसी से पास्ट बनाया तो मृत्यु के बाद का प्रेक्षण वो पोस्टमार्टम है। तो वो कहीं भी कर लीजिए जहाँ पे आपका ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, कानून नहीं कहता कुछ ऐसा भी। तो हाँ, सुविधा के लिए हम लोग, क्योंकि एक व्यवस्था है, एंट्रीज हैं, ये सब होता है,
तो एक्सेप्शनल केसेस में ऑफ कोर्स वो की जा सकती हैं। तो फिर हमने कहा, निर्णय लिया कि नहीं, यहीं पे हम करेंगे थिएटर में। दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि भाई स्टेट ने कहा कि भाई इनको 3 डेज स्टेट में लोगों के दर्शन के लिए रखना है ना। तो अब जब दर्शन के लिए रखना है तो आपसे गुजारिश है कि आप इनके स्कल को नहीं खोलें, क्योंकि स्कल को खोलेंगे तो फेस डिसफिगर हो जाएगा। ऑलरेडी थोड़ा सा अगर आपने उन फोटो उनके देखे हो तो थोड़ी स्वेलिंग वगैरह बिकॉज ऑफ शॉक, ब्लड काफ़ी निकला था उनका, तो उससे थोड़ा सा ऑलरेडी था। तो वो कहने लगे साहब फर्दर डिसइंटीग्रेशन ना हो, बॉडी का ख़राब ना लगे, तो आप प्लीज़ स्कल नहीं खोलिएगा। दिस वॉज ए रिक्वेस्ट इन राइटिंग, है ना। तो फिर मैंने देखा तो सारी उनकी जो चोटें आई थी वो घुटने के और ब्रेस्ट के बीच में थी, और कहीं भी कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, कोई और क्लिनिकली भी कोई हार्ट को इंजरी की या लंग्स को इंजरीज की कोई एविडेंस नहीं थी, क्योंकि ऑपरेट भी किया था। तो मैंने कहा ठीक है, हम स्कल नहीं खोलेंगे, पर बाकी 2 कैविटीज जो है मीन्स चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटी, उसको हम खोल देंगे और कॉज ऑफ डेथ जो उनको बता देंगे। कॉज ऑफ डेथ क्या था सर? 2 चीज़ होती हैं एक्चुअली। देखिए, एक कॉज ऑफ डेथ होता है जो इम्पोर्टेंट पोस्टमार्टम पे, सेकंड क्या होता है इस केस में, मैं बता रहा हूँ। 2 चीज़ इम्पोर्टेंट थी। एक तो ये कि उनको कितनी गोलियां लगी, ठीक है। नंबर 2 कि भाई कौन सी गोली फैटल थी, कौन सी इंजरी फैटल थी, विच वॉज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। कोई केस मर्डर तब तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकता जब मर्डर में इंजरी जो है प्रोड्यूस की गई है वो सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डर ऑफ कोर्स ऑफ नेचर नहीं है। अगर नहीं है तो उसका हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर दिस डेथ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो मर्डर तक नहीं जाएगा। तो ये नेसेसरी होता है कि जिस आदमी को चोटें लगी हैं वो उसको नेचुरल कोर्स में उसकी डेथ करने के लिए सफिशिएंट हो। तो ये एक होता है। तो उनके बिल्कुल चोट थी, एक सामने से जाके लीवर को बिल्कुल शटर करती हुई पीछे बैक से उनके जाके लॉस हो गई थी स्पाइनल कॉर्ड में। तो वो इंजरी हमारे पास थी जो विच वॉज सफिशिएंट टू से कि भाई यस दिस इज द इंजरी विच 100% डेथ कर देगी इन द नेचुरल कोर्स। अब गोलियां कितनी चली ये हमें पता नहीं था, तो तब तक किसी को भी पता नहीं था कि सब लोग, एंटायर सिस्टम वाज कोलैप्स्ड, है ना, सिटी वाज कोलैप्स्ड। हॉस्पिटल के चारों तरफ लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे, घेर लिया था सब, तो नथिंग वाज फंक्शनल। तो दैट वाज ए बिग चैलेंज। तो मैंने फिर अपने हिसाब से अपनी जो भी मुझे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैंने 31 बुलेट्स जो हैं वहाँ पे वो किए कि भाई इनको 31 गोलियाँ लगी हैं और 33 के करीब चली हैं, जिनमें से हाँ 31 गोलियाँ इनको लगी बुलेट हैं। मार्क बुलेट 31 मार्क थे। एंट्री 31 थे। वो तो 50-56 थे, बिकॉज एग्जिट भी तो होती है ना बुलेट। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट कि भाई कौन सी एंट्री है कौन सी एग्जिट है। तो हमने कहा भी जैसे 30 एग्जिट एंट्री बुलेट हैं, उसमें से 24 बुलेट्स निकल गई थी, ऐसा रफली बता रहा हूँ मैं भी, इतना मैं 1-2 नंबर का इधर हो सकता है। तो वो बाकी 4 बुलेट जो हैं उनमें से 2 तरह की गोलियां थी जो चोट लगी, जो बॉडी में फंसी हुई थी। हाँ, जो फंसी हुई थी वो भी 2 तरह की थी, और बॉडी पे ऊपर जो एंट्री थी वो भी 2 तरह की थी, ठीक है। 6 एक थी, बाकी 24 एक थी। तो अब आपको दोनों का एक सैंपल चाहिए, क्योंकि खाली इतना कह देने से कि गोली से मरी है डेथ ये नहीं होता। हमको वो एविडेंस अंदर से निकाल करके रखनी पड़ती है, और फिर बाद में जब वेपन पकड़ा जाएगा उस वेपन से मैच करनी पड़ेगी जी, बैलिस्टिक रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट जो है। तो वो बैलिस्टिक एग्जामिनेशन से हम उसको मैच करेंगे कि यस यही बुलेट है जो अंदर है, जो अंदर से आपने निकाली है। तो इसलिए निकालना पड़ता है बुलेट्स को। तो बाकी बुलेट्स क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड में इस तरह से फंस गई थी कि उनको निकाल नहीं सकते थे। निकाल लेंगे या तो बुलेट टूट जाएगी, तो टूट जाएगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है,
और लेड वाली बुलेट तो वैसे ही वो क्रश हो जाती हैं। तो देयर वर ओनली 2 सच बुलेट कि जिनको हम निकाल सकते थे, तो हमने वो 2 लकीली वो अलग अलग की थी, एक पिस्टल की चली हुई थी, एक स्टेन गन से चली हुई थी। तो दोनों को निकाल लिया, प्रिजर्व करके उनको अलग से रख लिया हमने। बाकी हमने लिख दिया भी वो निकालेंगे तो आइदर द बॉडी विल कोलैप्स और द बुलेट्स विल बी मींस टॉर्न एंड बिकम यूजलेस फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये करने के बाद मैं फिर क्यों किसी को पता नहीं लगी कितनी है, तो मैं तो रियली बता रहा हूँ आप लोगों को, जब तक सीन पे नहीं गया तो मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। अब मुझे विटनेस बॉक्स में जाना पड़ेगा और विटनेस बॉक्स में बड़े बड़े लॉयर्स को फेस करना पड़ेगा। तो हमारा काम तो रिपोर्ट के साथ शुरू होता है। तो सेकेंड डे फिर मेरे पास फ़ोन आ गया कि जो आईओ थे आरपी कोचर, बोले डोगरा साहब जल्दी से आप पहुंच जाओ वहाँ पे इंदिरा गांधी के यहाँ पे। मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूँ, मैं वेट ही कर रहा था आपके एक सफदरजंग रोड। हाँ, सफदरजंग रोड वही। तो गए वहाँ पे तो एम्प्टी सब वहीं थी, अपन चले जिसको व्यवहारिक जबान में खोखे कहा जाता है, कारतूसों के तो खोखे, खाली शेल। हाँ, जी। वो खोखे कलेक्ट किए गए। अब खोखे और मेरी इंजरीज एंट्री वुंड में 1 का फर्क आ गया। मैं तो मतलब मैंने कहा तो बड़ा गड़बड़ हुआ। क्या खोखे कम मिले थे या ज्यादा मिले थे? ज्यादा मिला, 1 खोखा ज्यादा मिला। ओके। तो वो गोली कहाँ गई? आपके पास ये 30-31 जितनी मैंने बताई वो है, तो वो ये गोली कहाँ गई? वो तो अकाउंटिंग, देखिए कोर्ट विटनेस बॉक्स में जब आप जाते हो पर्टिकुलर ऐसे केस में, तो आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी तलाश करने तो मैं करता हूँ। तो इधर सर्च किया, मैं भी, कोचर साहब भी, सानी थे उनके साथ एक, उन्होंने भी। तो मैं चलता तो ऊपर छत पे चला गया, तो वहाँ पे एक तसला पड़ा था। तो उनके एक वहीं काम करने वाले थे, प्रधानमंत्री के घर के छत की बात कर रहे हैं? छत की बात कर रहा हूँ जी। तो वहाँ एक तसला पड़ा हुआ था मिट्टी का। तो उसमें वो मैं जब गया उसके पास जाने लगा, तो वो जो वहाँ का रेगुलर जो सर्वेंट था उनका, वो बताने लगा मैडम जो है रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले जो है वो पक्षियों के लिए उसमें पानी डाला करती थी। जब भी घर में होती थी तो सुबह उठ के वो पक्षियों के लिए पानी डालती थी। तो मैंने जब देखा तो उसे बुलेट पड़ी हुई। तो मैंने फटाक से बुलेट उठाई और मैं बड़ा शाउट किया। मैंने कहा कोचर साहब मेरा काम तो हो गया मैं बहुत खुश हूँ ऊपर आओ जल्दी से। तो सारे ऊपर सर गोली ऊपर कैसे पहुंची? हाँ वही है। तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि गोली थोड़ी अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई, उनकी बॉडी को मिस कर गई, क्योंकि उस पर कोई टिश्यू इशू की कोई एविडेंस हमको नहीं मिले। जी। बाद में एग्जामिन भी किया हमने, तो मिस कर गए। तो मिस करके एयर फ्लाइट में चली गई। और क्योंकि ज़्यादा के एंगल नहीं था उसका, तो इसलिए थोड़ी दूर जा कर के वो ठप से नीचे गिर गई, या किसी पेड़ की डाली वाली से थोड़ी टकरा करके वो नीचे गिर गई और जाके लकीली उस तसले में गिर गई वो। तो ना वो हमारी काउंटिंग पूरी हो गई हमारी। तो कोई किस तरह का था नहीं। आई बिकम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भी जो भी मेरा हिसाब किताब है सही है। फिर बाद में कोर्ट में जो कुछ होता रहा, बहुत लंबे टाइम तक होता रहा, सालों भर तक होता रहा। सर मेरा अगला सवाल वही है। एडवोकेट सोढ़ी, एडवोकेट लेखी एंड एडवोकेट जेठमलानी विटनेस बॉक्स में आप खड़े हैं और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और जो भी कोर्ट थे उसके पहले के कि डॉक्टर डोगरा की गवाही को मान्यता ना दी जाए। क्या हुआ था कोर्ट रूम में? हाँ, वो क्या है कि भाई नेचुरली उन सब का यही मतलब आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि अगर बेसिक जो भी कोई मर्डर केस खास करके होता है उसमें कॉर्पस डेलिक्टी जो होती है, कॉर्पस डेलिक्टी यानी कि बॉडी ऑफ एविडेंस, उसमें जो मौत का कारण और डेड बॉडी इटसेल्फ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन सब की मतलब यानी कि आइडेंटिटी, कॉज ऑफ डेथ, एवरीथिंग हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट। अगर उसमें कहीं भी आप डाउट क्रिएट कर दो, बेनिफिट डाउट किसको जाएगा? एक्यूज्ड को जाएगा। तो इसलिए उनका जब मैक्सिमम अटेम्प्ट ये था, पहले तो ये प्रूव कर दें कि नहीं भाई तुम्हारा फर्जी है, वो तो पहले ही मर गई थी, है ना। तो उसका हम लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, वंस वी हैव इंटुबेटेड, तो हमारे लिए क्लिनिकली तो वो आदमी तब तक जिंदा है जब तक वो हम कहेंगे नहीं कि अब मर गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, है ना।
अगर हम पहले ही डिक्लेयर कर देंगे, अगर आदमी जिंदा हो गया, मान लो हम 5-7 बोतलें उनको तो काफ़ी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था, ट्रांसफ्यूजन देने पे और बाकी सब रिससिटेशन से कोई बच जाता है, तो हम फिर ये थोड़ी कह लें भाई ये मर गया था उसको हमने जिंदा किया है। ये तो कभी नहीं कहा जाता कि आदमी मेरा मरा हुआ था मैंने जिंदा कर दिया, कोई डॉक्टर नहीं कहता। दैट्स नॉट पॉसिबल, ओनली ए लिविंग पर्सन कैन बी रिवाइव्ड। तो इसलिए हम उसको डेथ कैसे क्या मान सकते हैं कि सब आते ही डेथ थी। तो ये उनका बड़ा एक आर्ग्यूमेंट था। अब क्यों था वो तो अपनी वो लोग जाने हैं। कुछ लोग कहा करते थे ऐसे ही, वहाँ पे जब सभी रहते थे इकट्ठे हो जाते थे, वो तिहाड़ जेल में होती थी हियरिंग इसके, तो वहाँ नेचुरली कभी लंच टाइम में सब इंटरमिक्स हो जाते थे, तो कभी कभी कोई ऐसे ही बोलता था कि हम इसलिए कर रहे हैं। मैं पूछ लेता था उनसे, जैसे आप पूछ रहे हैं कि आपको इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इतना। एडवोकेट जेठमलानी से सबसे ही पूछ लेता था मैं तो जी। तो वो कहते नहीं ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने फिर ज़्यादा कभी इस पर प्रेशर नहीं डाला कि तुम क्या इसका एडवांटेज होने वाला है। बट देयर वर लॉट ऑफ एम्फेसिस, बहुत एम्फेसिस थी उन सब की इस पे करने की। डॉक्टर डोगरा, इससे पहले कि मैं आपके इन्वेस्टिगेट किए बाकी केसेस पर जाऊं, जो आपने गोली के निशान के लिए एक टेक्निक डेवलप की है जिसको अब डोगरा टेक्निक ही कहा जाता है, उससे जुड़ा सवाल पूछूं। एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इसको लेकर देश भर में जो किस्से चलते हैं, मिथ चलते हैं, उसमें सबसे पहला उदाहरण यह दिया जाता है कि इंदिरा जी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था और बड़ी मुश्किल से वहाँ पर मिल पाया था। जब भी ये ब्लड डोनेशन की बात होती है या किसी और चीज़ की ब्लड ग्रुप की बात होती है, सत्य क्या है? देखिए ऐसी कोई कभी नहीं वहाँ नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पास में बहुत से, एक तो हमारा खुद ही जो ब्लड जो वो है बैंक जो है वो बहुत अच्छा है। सेकेंडली वो ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं जी, है ना। उनको उनका ब्लड जो है ना वो कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। और ओ ग्रुप वैसे कोई रेयर ग्रुप नहीं है कि नहीं मिलता हो। पॉपुलेशन में काफ़ी लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो मिलता है। तो मुझे ये नहीं इन्फॉर्म किया गया था, टू बी वेरी फ्रैंक। हो सकता है ऐसी कुछ बात रही हो मीडिया में, पर मुझे ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो मुझे इसलिए इसकी कोई नॉलेज नहीं है खास करके। एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसमें आपको विदेश जाना पड़ा था, गामिनी दिसानायके। हाँ, गामिनी दिसानायके श्रीलंका गए थे। हाँ, श्रीलंका हम गए थे। आपके साथ डॉक्टर रैना भी थे? नहीं, डॉक्टर रैना नहीं थी मेरे साथ में। उसमें मैं था और एक IPS ऑफिसर थे और एक उस वक्त जो CFSL के डायरेक्टर थे सहगल जी। तो हम 3 लोग थे। सहगल साहब थे और ये IPS ऑफिसर भी हैं मद्रास में हैं, सलीम अली। तो सलीम अली और मेरा और सहगल साहब। क्या था केस वो सर? तो उसमें ऐसा हुआ था कि ये दिशानायक जी जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे। जैसे राजीव गांधी को मारा गया था ठीक उसी तरह से उनको मारा गया था, मानव बम के द्वारा। मानव बम के द्वारा। और मानव बम वैसे ही वो स्टेज पे जाकर के, स्टेज के सामने जाकर के और अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। उसमें दिशानायक जी की भी डेथ हो गई और बहुत से लोगों की भी डेथ हो गई वहाँ पे, स्टेज पे भी, ऑफ स्टेज पे भी। अब वहाँ के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल केस हो गया, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि आप एक टीम भेजिए जो हमें मदद कर सके। तो फिर हम 3 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ ने हम लोगों को भेजा है। अब उसमें जब हमने फ़ोटो वगैरह सब एनालाइज किए तो एक तो ये मिला कि एक फ़ोटोग्राफ जो है जस्ट उसने मरने से पहले, ब्लास्ट करने से पहले जो फोटोग्राफर की डेथ भी हो गई थी उसने क्लिक किया हुआ था और उसी ने एक फ़ोटोग्राफ 3 घंटे पहले क्लिक किया हुआ था। अब वो 2 फोटोग्राफ हमको ऐसे मिल गए कि जिससे हमें देखा भी कौन आदमी किस जगह पे खड़ा हुआ है। 3 घंटे तक एक आदमी खड़ा नहीं रहता कहीं भी। तो सिर्फ एक लेडी ऐसी मिली जो दोनों फोटोग्राफ्स में वहीं खड़ी है, उसी पोजीशन में खड़ी है,
सीट भी चेंज नहीं की है। ये बड़ा अनयूजुअल है, 3-4 घंटे तक कोई आदमी एक ही जगह बैठा है और देखने बड़ी टेंस और बड़ी मतलब वो लग रही है डिटरमाइंड सी, और वहीं चुपचाप इसी स्थिति में बैठी है। तो उस पर फिर हमें डाउट हुआ कि भाई ये इतनी पास है, इसका कुछ होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला, हमें सिर्फ वहाँ पे एक हाथ मिला। तो हाथ का जब एग्जामिनेशन किया तो उसमें हमको वो जो उसने बटन दबाया था, वो क्या करते हैं ऐसे बना के चारों तरफ पहन के, यहाँ पहना हुआ था विद अंडरवेयर के एरिया तक, और उसका स्विच जो है उसके हाथ में यहाँ रखा हुआ था, जहाँ से डेटोनेट करते हैं। डेटोनेट करते हैं। तो वो स्विच उसने पकड़ के, वो भी टेंशन में पकड़ा होगा तो स्पाज में चले गए, तो हाथ मिल गया और वो स्विच में मिल गया साथ है। तो वहीं से लगा कि नहीं ये इसका वो है। तो ढूंढो भाई पार्ट, तब तक उनको नहीं पता चला था। तो हम फिर जो है वहाँ पास में एक मंडी है, सब्जी मंडी है बहुत बड़े, 3 मंजिली है, लेकिन उस पर चढ़ने का कोई प्रावधान नहीं है ऐसे। तो हम लोगों ने फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाया, तो जाके भी देखें क्या है। देखा तो उसका सिर मिल गया वहाँ पे, मानो बम का सर। हाँ। तो वो जो ब्लास्ट की ना इतने जोर से, तो हेड फ्लाई करके ऊपर जाके छत पे गिर गया, पास जो मंडी थी, सब्जी मंडी। ठीक है, अब वो जब मिल गया तो सब चीज़ रिजॉल्व हो गई। तो उसकी तो INT का हो गया, अभी कहाँ है क्या, DNA मैंने सब किया वहाँ पे, और उस सर्च में चले गए जो कम्युनिटी जहाँ से आती थी। कुछ लोग ने दिया कि ये फलां कम्युनिटी से आती है, तो वहाँ जगह DNA मैंने मैच किया गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि इसी ने ब्लास्ट किया है, हाथ मिल गया, उसका भी दोनों का DNA मैच किया गया, वो उसी का है। अब जो लोग वहाँ इतने सारे मर गए थे, उनके 2 फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं हमें। ठीक है, अब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ब्लास्ट कौन सा है, तो ये लोगों ने चैलेंज, हर जगह चैलेंज होता है, तो मतलब हर बात काउंटर तो होता ही आदमी का। तो वो चैलेंज करना, हमको सिद्ध करना था कि ये पॉइंट ऑफ ब्लास्ट, यानी कि ये जो फोटो में दिख रही है लड़की जो बैठी है, वहीं पे पॉइंट ऑफ ब्लास्ट है। अब हम कैसे करेंगे? तो वो सारे 2 फोटोग्राफ अवेलेबल है जो रिलेटिव पोजीशन बता रहे हैं हमको कि पहले लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए थे, दोबारा कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, जस्ट डेथ से पहले। तो ब्लास्ट जब होता है, तो ब्लास्ट के बाद में जो बारूद का बचा हुआ बारूद फैलता है, वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। फ्लेम एक सीमा तक जाएगी, वेरी करेगा टाइप ऑफ बारूद पे, उसकी टैटूइंग एक सीमा तक जाएगी, ब्लैकनिंग एक सीमा तक जाएगी, धुआं एक सीमा तक जाएगा, सबका डिसाइडेड होता है। तो हम लोगों ने फिर वो जितने लोग थे उनको री-आइडेंटिफाई किया वहाँ के लोकल डॉक्टरों की मदद से, और उनके अंदर देखा कि ये कहाँ पे मैक्सिमम है। फ्रंट साइज में जो पीछे खड़ा है तो उसे फ्रंट पे होना चाहिए, जिसकी बैक है उसकी बैक पे होना चाहिए। तो वो सारा कोरिलेशन करके, जो बड़ा डिफिकल्ट काम था, 5-7 दिन लगे हम लोगों को, और 7 दिन में हमने ये आइडेंटिफाई करके बताया कि साहब ये सारा रीट्रेस होकर के पॉइंट ऑफ ब्लास्ट यहाँ आ रहा है ना। तो वो ट्रेस करके, तो उसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका किया हमने, जो हमने बनाए पहले उसको एक जो होता ना OHP होती का पेपर होता था, ट्रांसपेरेंट पेपर जो होता है, उस पे हमने ड्रॉ कर लिया सारे पेपर, वो फोटो में रख के उसके ऊपर हमने ड्रॉ कर लिया। फिर हमने जो अपना पैटर्न अपनी बेसिस पे हमने बनाया था उसको ड्रॉ कर लिया, फिर दोनों को सुपरइम्पोज कर, तीनों को सुपरइम्पोज कर लिया, सो दे ऑल वर मैचिंग। तो बड़ा एक सेल्फ प्रूफ सा हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन में एक जो आपका कॉमन सेंस बात है, सभी भी ऐसा करने से, तो फिर उससे वो मान लिया गया। सॉरी डॉक्टर डोगरा, इससे पहले कि मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाऊं, अगले केस के बारे में पूछूं, मेंटल पीस कैसे रहती है? आप बॉडीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं, आप क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में बॉडी मिलती है, ब्लास्ट है, कहीं छत पड़ा है, कहीं उंगली पड़ी है, खुदाई से कहीं कुछ निकल रहा है। हम सुन के परेशान हो जाते हैं सर, पर आप लोगों को उसको एग्जामिन करना पड़ता है पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ। आई नो कि आप लोगों को पहली क्लास से ये बताया जाता है कि डिटैच रखना है,
पर थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आफ्टर ऑल तो सारे आदमी इंसान ही हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो सारे ह्यूमन बीइंग के रिएक्शंस आते हैं। लेकिन कभी कभी आप बहुत असमंजस में, या जिसे मानसिक उलझाव कह सकते हो आप, वो जरूर होता है। उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल एग्जांपल दूंगा। किस सिचुएशन जो सबसे ज़्यादा मेरे को वो जैसे कहते हैं ना, आदमी खो जाते हो कि क्या हो गया। गोधरा में कुछ लोगों को मार करके गाड़ दिया गया था, और सीबीआई के एक डायरेक्टर थे। आप 2002 की बात कर रहे हैं? अब मैं जब गोधरा कांड हुआ तभी की बात कर रहे हैं? उसके थोड़े टाइम बाद के। हाँ, उसका ट्रेन जली, फिर दंगे हुए, उसके बाद आपको सीबीआई वहां पर लेके गई CBI क्योंकि खुदाई में कुछ शव निकले। हाँ, मतलब उसमें एलिगेशन ये था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मार के जंगल में दबा दिया गया था, और किसी को पता नहीं है कहाँ दबाया गया है, क्योंकि जो कंप्लेंट करने वाले हैं वो तो भाग गए थे। वो तो बिल्किस बानो थी, तो वो तो पुलिस स्टेशन में चली गई थी, उसकी रिपोर्ट किसी ने दर्ज ही नहीं की थी। वो सुप्रीम कोर्ट से उसका केस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों के पास आया था डायरेक्शन से, और वहाँ पे एक रिटायर्ड वो थे, नाम भूल गया है, साउथ इंडियन डायरेक्टर सीबीआई, जो एनजीओ खोल के बैठे थे वहाँ पे अहमदाबाद में, नाम भूल रहा हूँ उनका, श्रीनिवासन या क्या, तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया था, फिर हम लोग वहाँ गए थे। तो इसलिए किसी को कुछ पता, इट्स अ ब्लाइंड काइंड ऑफ ए थिंग जो हम कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि लोकल पॉपुलेशन जो थी, जब सुबह काम शुरू करते थे हम 7-7:30 बजे, तो वो सब इकट्ठी हो जाती थी गोधरा में टीलों पे। टीले थे चारों तरफ, नदी का पाट था, और उसके चारों तरफ रेत के बड़े बड़े टीले। तो सब मतलब हजारों लोग खड़े होते थे आकर के। अब ये वो सब लोग हैं, उनके रिश्तेदार, जो इंतजार करना, जानना चाहते हैं कि मतलब हमारे वो कहाँ गए वो लोग। 7 दिन के बाद में जंगल में ही रहते थे, टेंट वेंट सब लगा रखे थे हमने। तो मेरे जो असिस्टेंट्स में ले गया था अपने, मेरे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ही थे सारे इंक्लूडिंग अनुपमा भी वहीं थी मेरे साथ में, जिसका आपने नाम लिया। तो वहाँ पे 7 दिन बाद उन्होंने जवाब दे दिया मेरे को, बोले सर एनफ इज एनफ। लकीली मच्छर नहीं थे वहाँ पे, पर ये अब जंगल में इतनी दौड़ भागी हमसे तो नहीं होती, आप कर लो। तो मैंने कहा देखो यार, ऐसा है कि आज है फ्राइडे था उस दिन, कल है शनिवार, कल शनिवार के तक का टाइम मेरे को दे दो आप, और अगर तब तक कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आपको ले चलूँगा। तो ठीक है, सेकेंड डे में अर्ली मॉर्निंग में शुरू कर दिया। तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग में आ गए। वो आते थे बेचारे, हमारे लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर लाते थे, कभी चाय, कभी कुछ। और जब उस केस में प्रोसिक्यूशन हो गया तो मेरे को चिट्ठी भी लिखे, बड़ी सुंदर चिट्ठी है मेरे पास वो, जब प्रोसिक्यूशन हो गया उन लोगों का। तो शाम को 7 बजे के आसपास वो फ्लड लाइट मंगवा के, और वो जेवीसी वगैरह सब मंगवा के लगे हुए थे। तो मेरे साथ एक मेरा लड़का था मेजर, तो वो मेजर साहब को पानी के छोटी सी ड्रेंच में एक बोन मिले अलना हाथ के। बोले सर ये क्या है? मैंने कहा ये अलना है। तो फिर मैंने सबको चिल्ला के कहा कि भी देखो भाई, प्रोग्राम पोस्टपोन, अब तुम लोगों को कहा था मैंने कि अगर शाम तक नहीं मिलेगा, और मिल गई है, अब तुमको जब तक भी रहना है और यहाँ रहना है, जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। बात ये बता रहा हूँ कि जब मैं बोन लेके आया और मैंने ऐसे करके सबको दिखाई, वो जो लोग थे उन्होंने क्लैप किया। ऑफ आई सिंपली वेंट मैड। आप सोचो कि जो रिश्तेदार है उसका, किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई बहन, और सब रिश्तेदार, वो उसको देख के नहीं, उसकी एक हड्डी मिल गई है, उस पर क्लैपिंग कर रहे हैं। इतना गजब क्लैपिंग बंद ही नहीं करे, और हो शोर कर रहे हैं साथ में। दिस वाज एक्सपीरियंस जो मेरी
पे बिल्कुल एक विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इवन टुडे। कि वो किस बात की ताली थी? ये मेरी समझ नहीं आ रहा। जस्टिस हो रहा है, वही उस मैं सोच बात रहा की हूँ, वही मैं राहत सोच रहा हूँ, थी, या उनको पता ही नहीं है कि भाई मेरा या एक रिश्तेदार तमाशा कहाँ सा चल रहा है? है। तमाशे का तो नहीं होगा, नोट तमाशा। आई थिंक एक मन की भावना, राहत एक कि हाँ यस फाइनली एक पता चल जाना कि हाँ भी चलो शायद उसकी डेथ ही हो गई, अभी तो पता नहीं है क्या है उसका, मिसिंग है, डेड है क्या है, घायल है, एंड देन कहाँ है? एक जो जस्टिस की आप बात कर रहे हो, हर आदमी के दिमाग में जस्टिस लेने के लिए तो रहता है कि मेरे साथ जस्टिस हो। मतलब ये तो हर आदमी की एक इच्छा होती है, नेचुरल इच्छा है जस्टिस के लिए जो है। जस्टिस एंड एम्पैथी ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के दो बेसिक पिलर हैं। एम्पैथी, ये एम्पैथी नहीं होती तो हम में से कोई भी यहां नहीं होता। मतलब हम में और बाकी एनिमल किंगडम में फर्क ही ये है कि हम में एम्पैथी बहुत ज्यादा है। वी कैन नॉट लिव ऑल अलोन। दुनिया का सबसे बड़ा कठिन जेल की सजा क्या है? सॉलिटरी कमरे में डाल दो, सबसे बड़ी सजा है। उससे बड़ी सजा दुनिया में आज तक कहीं किसी ने इन्वेंट नहीं की है। वो डेथ सेंटेंस से पहले भी उसको सॉलिटरी में डाल देते हैं। सो एम्पैथी, लव, विदाउट दैट वी कैन नॉट लिव। एंड सेकंड, जस्टिस। मेरे पास बहुत अच्छा एक वीडियो है दिखाते हुए कि हाउ जस्टिस इवन इन वर्टिब्रेट्स, बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि वो लोग भी इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करते। तो हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी तो बेसिस ही सिविलाइजेशन की जस्टिस एंड एम्पैथी है। भाई एम्पैथी है तब हम शादी करते हैं, फैमिली बनती है, फिर गांव बनता है, 3-4 फैमिली एक साथ रहती है, गांव बन गया, गांव के बाद में फिर एक टाउन बन गया, टाउन के बाद शहर हो गया, शहर के बाद मेट्रोपोलिस हो गई, कंट्री हो गई, सिटी। ये सारा अरेंजमेंट हमारी एम्पैथी के लिए है। तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बिना प्यार किए रह नहीं सकते। जो कन्फ्लिक्ट है हमारा, वो हमारे बेसिक जो इंस्टिंक्ट्स है उनके कारण है। सेल्फिशनेस है, ग्रीडीनेस है और है, उनके कारण हमारा कन्फ्लिक्ट होता है। बट बेसिक वी ऑल सर्वाइव इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट बिकॉज ऑफ एम्पैथी एंड जस्टिस। तो शायद उनको एक जस्टिस की किरण नजर आई, इसलिए उन्होंने क्लैप किया और वो जस्टिस उनको मिला, सजा हो गई। अभी वो उनको छोड़ दिया है सबको, बिल्किस बानो केस में। हाँ जी, तो सबको छोड़ा है, तो शायद अब वो कुछ केस कर रही है, मैंने पढ़ा नहीं, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है अपील और वगैरह सुप्रीम की कोर्ट ने है। नोटिस जारी तो सबको जब उनका हुआ तब सारे के सारे मतलब उन्होंने मिलके मेरे को एक चिट्ठी लिख के भेजी, बड़ी सुंदर चिट्ठी है। और उसके जो जिसको मैं बहुत मेरे पर संभाल करता हूँ, अपने लेक्चर्स में कई बार दिखाता भी हूँ कि दिस इज माई बिगेस्ट प्राइज, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दिस फ्रॉम एनीबॉडी। एक पोइम बना के उन्होंने भेजी मेरे लिए, मेरे को, मेरी और मेरी टीम के लिए। जी, तो ये है। डॉक्टर डोगरा, हमने तमाम ऐसे केसेस की अभी तक बात की जिसमें असैसिनेशन हुआ या मर्डर हुआ। आपने ऐसे केसेस भी इन्वेस्टिगेट किए हैं जो सुसाइड के बताए गए, जैसे NHRM घोटाला। और ये हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि डॉक्टर सचान उतने छोटे से बाथरूम में कैसे फांसी लगा के मर गए, जो थ्योरी सरकार के द्वारा समझाई गई। आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया सर? देखिए, वो सचान ने वास्तव में सुसाइड किया था, वास्तव में। और बाकी जो परसेप्शन मैं कह रहा हूँ ना कि इतने ज़्यादा गलत होते हैं, इतने ज़्यादा गलत होते हैं। ऐसी बात नहीं कि हमने मर्डर केसेस को सॉल्व नहीं किया, बहुत केसेस को सॉल्व किया जहाँ पे कोई सोल्यूशन की आशा नहीं थी। बट एट द सेम टाइम उतने ही ज़्यादा केसेस, उतने ही केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे रॉन्गली लोगों के दिमाग में, मीडिया के दिमाग में, हर दिमाग में वो मर्डर की थी। और फिर मर्डर वाल चलते फिक्सेशन हो जाता है पेरेंट्स को। एक केस अभी तक चल रहा है, मैंने किया उसको आज से कोई 89 से पहले, 85-86 में किया होगा, केरला का केस है सर? केरला का केस था, नर्स का, आज भी चल रहा है। क्या था उस केस में? था सुसाइड। बट नाउ द कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको बिलोंग करती थी, दे आर डिटरमाइंड, नहीं वो होमिसाइड है।
तो कोई ना कोई तरीका निकाल के कभी ये करो कभी वो करो, कहीं कोर्ट में अप्लाई किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट में किया, वहाँ किया, ये मेथड निकालो वो मेथड निकालो, इट बिकम्स ऑब्सेशन ऑफ द पीपल। डॉक्टर डोगरा, आप कह रहे हैं केस अभी भी चल रहा है, आपने जब तक ये बताया नहीं डेट और स्टे, तब तक मेरे दिमाग में एक वर्ड आया, आरुषि मर्डर केस। हाँ, अब ये भी देखिए, आरुषि मर्डर केस सबसे पहले जिनको बुलाया गया था वो मैं ही था। मैं जो पहली टीम बनी फोरेंसिक की, आई वाज द चेयरमैन ऑफ दैट। फोरेंसिक साइंस के लोग 27 लोग थे। आईपीएस अरुण कुमार की जो हाँ, टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हाँ, अरुण कुमार के 27 लोग थे हम। पर सर ये कहा गया, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा केस है जो बहुत डिस्कस हुआ, जिस पर किताब लिखी गई, बहुत ओपिनियन बटी हुई है, एंड एवरीबडी टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन इट फॉर देयर डिफरेंट रीजंस, कि एविडेंस कलेक्शन में जिस तरह की लापरवाही बरती गई, क्राइम सीन को जिस तरह से ख़राब किया गया, तो आई एम श्योर ये आपके काम को बहुत मुश्किल कर देता होगा। क्योंकि जब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, आईपीएस ऑफिसर से बात होती है, कई चर्चित केसेस में जब बरी होते हैं तो मामला यही आता है कि जब सबसे ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत थी, वहीं पर गड़बड़ हुई। आरुषि के केस में क्या हुआ था सर? उसमें भी ऐसा ही हुआ। पहले जो आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ एविडेंसेस जो वहाँ पे थी, जो बड़ी मीन्स सेल्फ स्पीकिंग एविडेंसेस थी, वो मीडिया और अनऑथराइज्ड पीपल्स की एंट्री के कारण ख़त्म हो गई। जैसे आरुषि के कमरे के बाहर कुछ निशान थे, कुछ लोग कहते हैं पैरों के निशान थे, ठीक है, जो नेचुरल है, क्योंकि ऊपर अगर मर्डर पहले हुआ है तो इतना ब्लड था तो उसके पैरों में लगा ही होगा। वो जब हम भी जब तक पहुंचे हैं तो ख़त्म हो चुके थे, थोड़ा सा छोटा सा स्पेक दिखाई दे रहा था, ठीक है। फिर जो बोतल और गिलास जिसमें उसने शराब पिया, उस बोतल पे भी निशान थे, फिंगरप्रिंट्स थे, इस पे भी फिंगरप्रिंट थे। वो एकदम से उस आदमी की आइडेंटिटी, जो नौकर के कमरे में शराब पार्टी हुई थी। नहीं, पार्टी नहीं हुई। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि दिस फेलो हेमराज, अगर आप मेरी स्टोरी जानना चाहो तो पहले बताता हूँ जी। ये जो बंदा जो जिसने मारा आरुषि को, ही इज ए नॉन पर्सन टू हेमराज, ठीक है। अब स्टोरी यूँ चलती है कि ये लड़की जो है ये उससे पैदा हुई थी, जो अपने क्या कहते हैं आर्टिफिशियल है, हाँ, फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, आईवीएफ से, हाँ, आईवीएफ की। तो ये बड़ी वाज ए वेरी मीन्स कॉस्टली बेबी, अंडरस्टैंड। पेरेंट्स के लिए जो बच्चा नहीं हो रहा है, जिन्होंने बच्चा उससे किया है, तो उनके लिए कितना कीमती है, दैट फर्स्ट थिंग पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। और कोई उनका बच्चा नहीं है, ठीक है। दोनों हस्बैंड भी डॉक्टर्स हैं, दोनों के पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, उन दोनों के पेरेंट्स भी। जो लड़का था उसके पेरेंट्स तो मेरे टाइम में जब मैं एमडी कर रहा था तो उस वक्त हमारे यहाँ प्रोफेसर थे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के, डॉक्टर राजेश तलवार के फादर। हाँ, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के प्रोफेसर थे वो। और जो लड़की है उसके जो फादर थे वो अमृतसर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, डॉक्टर नूपुर तलवार के फादर। नूपुर तलवार के। सो बिलोंगिंग टू वेरी गुड फैमिली, जहाँ पे कुछ है नहीं और वहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा है, जिसको आप आर्टिफिशियल एड से बच्चे को पहले, वो कितना कीमती बच्चा था उनके लिए, पहले ये समझने की बात है। उसके बाद जो हमारा एजम्पशन, टू कट शॉर्ट द स्टोरी, दिस मैन हुज एवर हैज कम, ही हैज कम टू मीट देयर सर्वेंट। क्या नाम बताया आपने? हेमराज। हेमराज। वो हेमराज से उसका लेना देना है, बट ही इज वेरी वेल नोन टू आरुषि। कैसे आरुषि को जानता है वो? अब उसकी आप रोज़ का वो उसका जो नियम है देखिएगा। पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको स्कूल छोड़ के आते हैं, ये भी दोनों पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं। शाम को स्कूल से भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उनको लेकर के अपने घर जाते हैं, और शाम को 6-7 बजे वापस अपने घर छोड़ने के लिए पेरेंट्स के पास आते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स लेट हो जाते हैं तो वो सर्वेंट के पास ही छोड़ देते हैं,
कि ठीक है वो आएंगे ही, आधे घंटे में आएंगे। अब वो जब भी आते हैं तो अपनी बेटी से मिलते हैं, कभी 8 बजे भी आ सकते हैं, कभी 9 बजे भी आ सकते हैं, और उसके बाद वो सारे खाना वाना साथ खाते हैं, फिर बच्ची सो जाती है और वो जो हेमराज जो है वो फिर काम करता है घर का। फिर अभी तो बिजी था वो, तो सारा साफ सुफ करना, बर्तन साफ करके, सो ही स्लीपिंग एट 11 कितने बजे उनको पता नहीं। ये लोग अपने कमरे में जा करके उसने थोड़ा कंप्यूटर पे काम किया, अपना मोबाइल देखा, कोई मैसेज वैसेज दिया जो कुछ करना है, और ये अपने चले गए। बिटिया जो है कुछ दिन पहले इनके साथ ही सोती थी, कुछ दिन पहले उसने कहा नहीं मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे अलग कमरा दे दो। तो एक पास में कमरा था, उसके बीच में एक दरवाज़ा लगा के और उसको उस कमरे में सोने को दे दिया गया कि जब तुम अलग। बच्चे करते ही ऐसा एक जाने के बाद में 15-16 साल की उम्र में। तो लेकिन दोनों का दरवाज़ा यूँ है पास में, ये इधर एक है, एक है। अब क्या होता है कि रात को कोई मिलने आ रहा है ऐसे हेमराज से, दोस्त, तो वो सबको जानती है, क्योंकि हेमराज लेट तक जागता है। ये भी कभी पढ़ने के लिए और करने के लिए रात को जग लेती है। तो हुज एवर फ्रेंड्स वगैरह उसके आ रहे हैं, उसके अलावा 2-3 घंटे पहले उसको मिलते हैं हेमराज के साथ में। व्हेन शी इज़ लोनली, पेरेंट्स आएंगे, ग्रैंडफादर छोड़ के चले गए, तो वो प्राय सभी उसकी अटेंडेंस है जो उससे मिलने के फ्रेंड्स उससे आते हैं। द किलर इज ऑल्सो अटेंडेंस ऑफ द हेमराज, ठीक है। अब क्या होता है कि द डे दिस हैपन्स, हर डेथ हैपेंड, उसका बर्थडे था। तो बर्थडे पे पेरेंट्स ने, सेकेंड डे मॉर्निंग में बर्थडे था, तो पेरेंट्स ने उसके लिए कैमरा मंगवाया। बाई टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको तो शुरू किया था, आपको जैसे आजकल अमेजॉन आता है, ई-कॉमर्स की साइट से। तो उन्होंने कैमरा मंगवाया। वो कैमरा जो है लेकर के उनसे रहा नहीं गया, जैसे पार्सल आया खोल के उन्होंने बिटिया को दे दिया। तो बिटिया उसको खोल के मैं अपने करने लगी, जो कुछ भी उसके साथ उसको करना था प्ले करती रही। और इनको कह लगी आप सो जाओ, मैं तो कैमरे से फोटो लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। हो सकता है हेमराज का भी लिया हो कुछ। नो मीन टाइम्स दिस मैन कम्स टू मीट हेमराज, टू विच दिस गर्ल हैज सीन and she knows it very well, ठीक है। अब उन दोनों का आपस में कोई डिस्प्यूट क्या है, we could not come to know the body dispute। तो वो थोड़ी जोर से जब बात होने लगी होगी और ये लोग सोने चले गए हैं, तो नेचुरली उसने कहा होगा यार यहाँ बात नहीं करते, छत पे चलते हैं, we will talk there। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे समझ में आता है कि हेमराज ने अपना नया घर बनाया था नेपाल में, कि वैसे नेपाल है, उस वक्त उसने लोन लिया है। दिस इज नॉन, दिस वाज नॉन। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ मैन फ्रॉम हुम ही हैज टेकन लोन। और ये इन्वेस्टिगेशन में उस तक आया था कि कुछ लोन देने वाले लोग आसपास में हैं, एंड दे आर सो क्रूअल, अगर कोई नहीं देता उसकी टंग तोड़ देंगे, कुछ करते, दे विल पनिश समथिंग लाइक दैट, बिकॉज बाकियों को भी लोन दे रखा होता है। अगर उसको सजा नहीं देंगे तो बाकी को उसको लोन के पैसे वापस नहीं करेगा। सो दैट काइंड ऑफ ए, क्या बोलते हैं उसको, गुंडा को क्या कहेंगे, जो लोन मास्टर्स होते हैं, तो उससे उसका है। सब जग जाएंगे और होगा। अपस्टेयर दोनों की कुछ कहा सुनी होती है, वो उसको गर्दन से काट देता है। ब्लड जो निकला है, बहुत ज़्यादा ब्लड है, सारा कुछ उसका कटा हुआ था। वेरी ब्रूटल, सब खुखरी टाइप का बड़ा हैवी वेपन, खुखरी ही रहा होगा, बिकॉज उस तरह से उसी से कट आता है। Now he comes and he knows that she has seen me। आरशी ने मुझे देखा है। तो सबसे पहले पूछेंगे तो आरशी बताएगी वो आया है। Now compulsion on him is there to kill her। मैंने जितने भी मर्डर कैसे पुराने टाइम में किए हैं अपने, जो कभी भी किए हैं, उसमें कभी भी आई विटनेस को जो मारने वाला तो नहीं छोड़ता। उसको तो चाहे बाद में मारे या कभी मारे, वो उसने मारना ही होता है। दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। मार नहीं सकता, कमज़ोर दिल का है, किसी और कारण से एक्सीडेंटल मर्डर हुआ है तो वो नहीं मारेगा किसी को भी, पर जो प्रोफेशनल होते हैं वो आई विटनेस को नहीं छोड़ते। तो उसने आयर आकर के सेम वेपन से ही हैज़ कट फर्स्ट नेक, ऊपर ले गया। तो ऊपर ले जाने से क्या था, वेपन पे ब्लड लग गया, नेक थी, बड़ा वास्कुलर एरिया है, तो उसका ट्रेल उसके बिस्तर से लेकर के साइड वॉल में
छत में होकर के दरवाजे में पीछे तक हमने ट्रेस किया, जिसका किसी ने बाद में चर्चा नहीं किया। फोटो लिए आज तक मुझे दोबारा किसी ने दिखाया नहीं। तो आप कह रहे हैं जो फेटल कट था वो ऐसे किया गया, इसीलिए वो ब्लड का ट्रेल ऐसे बना। ट्रेल ऐसे गया ना पूरा, और फिर दोबारा दूसरा उसने सिर पे मारा टू डबली श्योर। तो गला काट दिया तो गला तो ठेठ तक कट गया था, आवाज़ निकलने का सवाल नहीं था, वॉइस बॉक्स वाज स्लिट। उसके बाद में उसने जब दोबारा मारा है तो मोस्ट प्रोबेबली दोबारा मारते वक्त उसका हैंडल मुड़ गया है, तो वो जो ब्लंट साइड है वो लगा है। तो चोट तो है, लेसरेटेड वुंड भी है, और नीचे बोन्स फ्रैक्चर्ड हैं, दे आर नॉट कट बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ द हैंडल जो लगा उसके ऊपर। तो वो सारा बोन का फ्रैक्चर्स भी हो गया, लेसरेटेड वुंड भी हो गया, सब कुछ वहाँ पे हो गया। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। जो मेरी अगर इन्वेस्टिगेशन का होगा, आज भी मुझे कोई कहेगा तो आई विल से दिस इज द एक्चुअल थिंग व्हिच हैज हैपेंड। एंड दैट व्हाट एट दैट टाइम आल्सो हमने उनको कहा था कि 99% यही हुआ। बाकी जितने उनके सवाल थे कि भाई तुमने वो उनको आवाज़ नहीं सुनाई दी, ये नहीं, वो सब हमने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया था कि भाई ये पॉसिबल है, कुछ भी नहीं सुना, ऐसे नहीं सुनता है। इसी दरवाज़ों की पोजीशन इस तरह की है, साउंड वेव्स इस तरह चलती है, सारा कुछ एवरीथिंग। इट वाज एक्चुअली एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर रेज्ड एंड वी एक्सप्लेन्ड देम। सो ओनली पॉसिबल थिंग टू माय माइंड व्हिच कम इज दैट, बट इट वाज नेवर इन्वेस्ट। फिर हमने उनको ऊपर से फिंगरप्रिंट दे दिए, पूरा पंजे का इम्प्रेंट था, वो जो ऊपर छत पे जाती है दरवाजे के बगल में दीवार पे निशान था। फिर कुंडे के ऊपर फिंगरप्रिंट दे दिए, वो जो क्या कहते हैं ताले पे दे दिए, ताले की जगह पे दे दिए, बैक साइड में तो क्या चाहिए? किसके फिंगरप्रिंट है सर? तो इसका मतलब ये होगा कि एंट्री ऑफ थर्ड पर्सन इज कंफर्म्ड। अब वो थर्ड पर्सन ढूंढना तो मेरा काम नहीं है ना। तो हमने तो ये कहा भी नहीं देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड एंड हिज एंट्री इज कंफर्म्ड, बिकॉज इतना क्लियर दिख रहा है। सो सर्टेनली देयर वाज ए ओवरऑल मिसमैनेज्ड इन्वेस्टिगेशन। फाउल प्ले नहीं मैं कहूँगा, मिसमैनेज्ड इन्वेस्टिगेशन। अब वो क्यों था मिसमैनेज, किस लिए, कैसे क्या हो गया, एंड देन जजमेंट आल्सो अगर पढ़ो तो वी शुड नॉट कमेंट। लोअर कोर्ट का अलग है, फिर ऊपर जब बरी करते हैं लोअर कोर्ट का भी तो काफी लोगों ने काफी क्वेश्चंस उसमें, हाँ, फ्लॉज बहुत सारे खोजे गए। डॉक्टर डोगरा, जब आप इस केस को डिस्क्राइब कर रहे थे तो आपने कहा कि हमने बाद में साउंड चेक और वो सब करके देखा, जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में या क्रिमिनल साइंस की भाषा में सीन रिक्रिएट करना कहते हैं। एक्चुअली सीन रिक्रिएट करना ही हमने शुरू किया जी, ठीक है, आज से 40-45 साल पहले से शुरू करना किया हमने। सबसे पहले उसी में किया, आपके किशन चंद के उसमें ही किया हमने, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही, टाइम टेकन टू कम देयर। so my question is that how important it is to recreate the scene? It is very very important, और but unluckily there is only one country who regularly recreates the scene, that's the USA। अमेरिका में हर क्राइम के बाद वो बिल्कुल, वहाँ पे दो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक तो हर क्राइम में जो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है, साइंटिस्ट जो पैथोलॉजिस्ट होता है, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच। भाई क्या बता, एविडेंस कलेक्ट करना, और वो ऐसे जो कोर्ट में दैट क्या पता बंदा जिंदा ही हो तो हैंग किया है, क्या पता मरा ही नहीं हो तो उसको बचा भी सकता है वो। तो मेडिकल एग्जामिनर बोलते हैं उसको वहाँ पे। तो मेडिकल एग्जामिनर इज द पर्सन हु रीचेस इमीडिएटली टू द सीन ऑफ अकरेंस, and then a rest team will come and then their joint investigation। तो इसी बात को सोचते हुए मेरे दिमाग में दो चीज़ें आई थी एक्चुअली, जब मैंने थोड़े से दिनों बाद ही, पर्टिकुलरली इस केस के बाद में जब मैंने उनका किया, क्योंकि काफ़ी हंगामा अखबारों में बहुत कुछ आता था, ये था वो था, तो थोड़ा मैंने कहा देखो यार हम कैसे सिस्टम में काम कर रहे हैं। मैं पोस्टमार्टम अलग करता हूँ, फोरेंसिक साइंस वालों को सैंपल भेज देता हूँ या वहाँ सीन से भेज दिया, उन्होंने अलग से कुछ किया, फिर एक फाइनली पुलिस वाला एक जिसको कुछ आइडिया नहीं है फोरेंसिक का किसी चीज़ का, वो उसको कंपाइल करता है, कंपाइल करके एक वकील को देते हैं जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो बैठा वहाँ कोर्ट में मस्ती मारता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर वो प्रेजेंट करता है, फिर एक डिफेंस काउंसिल जिसको पैसे देते हो आप सिर्फ बचाने के लिए, भाई मैंने मारा है लेकिन तेरे को बचाना है, ही इज़ पेड फॉर दैट।
है ना। और प्रोसिक्यूशन है, उसको चाहे पता भी हो कि यार नहीं मारा है, फिर भी उसकी ड्यूटी है कि नौकरी चली जाएगी अगर प्रोसिक्यूशन नहीं करवाया। और फिर आपका बीच में एक जज बैठा हुआ है जिसको कुछ भी पता नहीं है, और कुछ लोग अपने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जी इसने मारा है, दूसरे कह रहे नहीं मारा, ये सही है, ये गलत है। एंड फाइनली बेस्ड ऑन हिज कॉमन सेंस वो कहता है कि हाँ ठीक है, भी जजमेंट है, ये इसको दे दो। मुझे लगा कि ये मैथमेटिकली इफ आई कैलकुलेट, गिव सम पॉइंट टू एवरीथिंग एंड देन फाइंड आउट सम थ्योरम, आई विल फाइंड दैट एक्सेप्ट इनजस्टिस नथिंग कैन बी द आउटकम। मैथमेटिकल आउटकम बात कर रहा हूँ, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैथमेटिक कैलकुलेशन में टू मी इट सीम्स एज इफ चार अंधे जो एक हाथी को अलग अलग से देख रहे हैं, वैसा कुछ काम चल रहा है। वो वकील कितना होशियार है, कौन वकील है, कितना बड़ा वकील है, उसकी रेपुटेशन क्या है, सामने वाला वकील क्या है, यू सी इट ऑल इज ए गेम इन द कोर्ट to find out the truth on their own laid principles. Nobody is here thinking कि let us search the truth. वो किसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है वहां पे। लिमिटेशंस है सबके, जुडिशियल लिमिटेशंस है। तो वो सोच के मैंने एक काम शुरू किया कि यार सारे इकट्ठे हो जाओ। जो सीन ऑफ क्राइम का मेरे जो मैंने शुरू किया रिकंस्ट्रक्शन का, वो ये यार फॉरेंसिक साइंस वाले तुम भी आ जाओ, पुलिस वाले तुम भी आ जाओ, पुराना इन्वेस्टिगेशन था उसको भी बुला लो, पुराना डॉक्टर था उसको भी बुला लो। नाउ लेट अस सर्च द ट्रूथ। सच की तलाश करें, न कि लॉजिक्स की बेसिस पे चले। डॉक्टर डोगरा, हमारे पास तो इतनी लंबी फेहरिस्त है कि हम कई दिन तक आपसे अलग अलग केसेस के बारे में, क्योंकि हम लोग की बहुत क्यूरियोसिटी मैं भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ शायद। नहीं सर, आप लंबा चला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी किसी केस में पॉलिटिकल प्रेशर, कोई धमकी? एक केस में सिर्फ ऐसा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो झूठ हो जाएगा, झूठ जो ज़िंदगी में मैंने कभी बोला नहीं। तो एक केस में एक आपको अगर याद हो, काफ़ी पुरानी बात है, कश्मीर में विलियम ऑस्ट्रो करके एक ज्यू था। कुछ ब्रिटिश एंड यूरोपियन बच्चों को पकड़ लिया था टेररिस्टों ने, ठीक है, और उनको अपनी कस्टडी में रखा हुआ था बहुत टाइम तक, और गवर्नमेंट वाज नेगोशिएटिंग देम, एंड फाइनली उन्होंने एक ज्यू जो था उसका बीहेड कर दिया और उसकी बैक पे लिख दिया था अल फरआन। ये मिड-90s की बात है। हाँ, मिड-90s की होगी या उससे पहले की, मुझे इतना याद नहीं। तो ये जब हुआ तो साथ में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि कोई भी अगर इंडिया में इसका पोस्टमार्टम करेगा तो हम उसको भी इसी की तरह बिहेड कर देंगे। तो पूरे J&K के डॉक्टरों ने, पंजाब के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम इसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। तो भी डोगरा साहब पास ले चलो, तो मेरे पास आ गए। मैंने कहा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो तब मैंने एक तो देखा इंटरनेशनल एजेंसीज कितनी ज़्यादा अच्छी सुलझी हुई होती हैं। यू सी एट दैट टाइम फॉरेंसिक टीम जो उनकी रहती, सिंगापुर में थी इंटरनेशनल फॉरेंसिक टीम, जो भी मेरे ख्याल USA बनाता है, यूरोपियन कंट्रीज, आई डोंट नो, पता भी तो बताना नहीं चाहूँगा। तो वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे केम टू मी, एंड सेकेंडली फर्स्ट टाइम तब मैंने ये मोबाइल फ़ोन देखा। तब तक मैंने मोबाइल फ़ोन नहीं देखा था, क्योंकि BBC में वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे मेरे को और वो पोस्टमार्टम को। दैट फर्स्ट थिंग जो मैं देख रहे, ऐसे भी होता है। तो सिंगापुर से आए थे वो लोग, कह रहे नहीं, वो ऑर्डिनरी मोबाइल नहीं था, मोबाइल की तरह एक डिवाइस सी थी, उससे वो कर रहे थे। तो मैंने गवर्नमेंट को कंप्लेंट किया और गवर्नमेंट ने उनसे बात की, फिर परमिशन लेके उनको, तो हमने सीज कर लिया था उनका वो सारा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। तो गवर्नमेंट ने फिर उनको दी होगी परमिशन वगैरह, जो कुछ हुआ होगा। तो उसमें रात को 1 बजे करीब मेरे को फ़ोन आया वहीं से, और मैं पहचान गया, क्योंकि मैं कुछ वर्ड में भी याद है, वैसे मैं नहीं जानता कश्मीरी लैंग्वेज, मतलब बोला नहीं बचपन में कभी, मेरी ब्रॉट अप सर राजस्थान में हुई, बट
वो एक्सेंट एंड कुछ वर्ड्स की मेरी पकड़ ज़रूर है, क्योंकि शादी वादी में तो जाते रहते थे, तो उनसे मैंने आइडिया लगा लिया पे है तो ये पक्का कश्मीरी। तो मैं सोचता रहा क्या करूं, तो मैंने ड्यूटी अफसर होता है हमारे यहाँ, तो उसको इन्फॉर्म कर दिया मैंने, कह रहे ऐसे ऐसे मेरे फ़ोन है। अरे बोल डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। तो पता चला कि उससे पहले एक दिन पहले जब बॉडी यहाँ पहुँची है तो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को और डायरेक्टर को फ़ोन आया था उनका, एंड दे रिपोर्टेड टू द पुलिस, और पुलिस ने पूरी एम्स को घेर रखा था। तो फिर उन्होंने वैसे ही मेरे घर को घेर लिया। फिर 10 मिनट में सब लोग आ गए, सब ये आ गए, सब टेलीफोन वगैरह सब वो कि आपका टेप चलेगा, ये है वो है, बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। बोले नो डोंट टेक इट लाइटली, इट्स ए रियल कॉल एंड वी हैव टेस्टेड इट, कहाँ पे ये सब है, पर आप ध्यान रखेंगे। पर मेरे को बड़ा झंझट लगता था, कोई आदमी आपके साथ हमेशा चल रहा है। तो सेकंड टाइम मैंने कहा बाबा जी आप सब जाओ, ठीक है, मौत तो कुछ ज़रूरी है कि गोली से आएगी, कैसे आ सकती है। तो फिर उन्होंने वो मान भी गए, अच्छा मैं एक प्लेन क्लोथ्स में आदमी आपके पास चलता रहेगा। मैंने कहा वो अपना जो कर रहा है मुझे ये नहीं ड्रामा पसंद। वी फील रियली वेरी एम्ब्रेस्ड। कल्पना करके देखो आप ही अगर 2 आदमी फालतू में आपके साथ चल रहे हैं तो ख़राब लगता है। तो वो एक इंसिडेंस ज़रूर हुआ। दूसरा एक और इंसिडेंस हुआ है, वो बताना नहीं चाहता। कयासबाजियों में पड़ जाएंगे दर्शक है? कि डॉक्टर डोगरा ने तो तमाम ऐसे केसेस भी हैंडल किए हैं जिसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, पावर सेक्टर के लोग इन्वॉल्व थे। हाँ किए हैं, बहुत किए हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि उनमें से तो कोई केस नहीं था। अच्छा नहीं, सिर्फ एक बार एक आदमी मेरे पास में आया था धमकाने के लिए, धमकाना और लालच दोनों, पर वो मैं बताऊंगा नहीं कौन क्या था क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था वो। डॉक्टर डोगरा, हमारे बहुत सारे साथी भी सवाल पूछना चाहते हैं। सिद्धांत, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आप हमारे न्यूज़ रूम में आए, एंड आई मस्ट बताओ से दिस दैट सिद्धांत ने तो सबसे पहले बात की मेरे से जी। तो ऑडियंस ने भी बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो अभी सिद्धांत विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। संदीप हमारे साथी हैं और हम संदीप से शुरुआत करेंगे। और इस पूरी बातचीत में संदीप ने कई बार इशारा किया मुझे कि ये जानकारी तो मुझे पता ही नहीं थी। संदीप जी। नहीं, मैं ये जब आपके पास सर केस आता है तो अब इतना केस का एक्सपीरियंस हो गया है कि आप रिक्रिएशन तो सीन का अपने दिमाग में उसी समय लगभग हो जाता है कि ऐसा केस है, पर कोई ऐसा केस जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे थे और आप फैक्ट्स से शॉक हो रहे थे कि नहीं ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इस एंगल पर जाएगा ये, ऐसा कोई केस आया आपकी लाइफ में? बहुत केस आते हैं, बहुत केसेस आते हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इसमें ये भी होगा, है ना। आप सोचते हैं ये केस, मैं अपना पहला ही मर्डर केस बता रहा हूँ। वो 85 इयर्स की एक लेडी लाजपत नगर से है, हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, इस इंक्वेस्ट के साथ लाई जाती है, ठीक है। उसकी छाती पे और पेट पे चावल और कुछ और ऐसे किचन का सामान पड़ा हुआ है कि सब किचन में काम कर रहे थे, इनके ऊपर ये गिर गया सामान, लेके पुलिस वाले लेके आ गए। वेरी फ्रेंडली टू पुलिस, क्योंकि पुलिस स्टेशन के पास उसका घर था, रोज उनको चाय पिलाने जाती थी वो। मैं जैसे करने लगा, नेचुरली अब डेथ है, नेचुरल डेथ है, 85 ईयर्स, यू डू नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार गर्दन, मैं तो अपने असिस्टेंट को कहा मतलब गर्दन स्ट्रेट करो, और एक वो गर्दन को प्रोमिनेंट करने के लिए वो फट्टा एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो लो। देखा तो शी वाज स्ट्रैंगुलेटेड, मैन्युअली स्ट्रैंगुलेटेड, एंड यू नो कौन निकला मैन्युअल स्ट्रैंगुलेशन करने वाला? उसका सगा बेटा जो लेकर के आया था, वही बेटा जैसे ही मैंने कहा मैन्युअल स्ट्रैंगुलेशन है भाई ये, तो वो भाग लिया वहां से, एंड वो भागने का उसका वो जो है वही पुलिस को शक में डाला, उसको पकड़ लिया गया और बाद में इसने सब एक्सेप्ट भी कर लिया।
तो इस तरह के रेवलेशन तो ऑटोप्सी पे बहुत बहुत हो जाते हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि इसमें कुछ निकलेगा। जब आप डायसेक्ट करते हो और करते हो तो बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन बन के जाता है। और इस तरह के सप्लीमेंट है कि इस तरह के जितने केसेस होते हैं तो सब में आपको कोर्ट में पेशी देनी पड़ती है? यस, मैंने एक दिन में मैक्सिमम जो है कोर्ट में 12 कोर्ट अटेंड किए हैं एक दिन में, अलग अलग केसेस में? अलग अलग केसेज में, जिसमें से 5 तो थे पटियाला हाउस के। उन दिनों में ये भी अभी काम कर रही थी, शुरू के टाइम की बात है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पे भी कोर्ट होता था एक, ठीक है। 2 वहाँ के थे और बाकी 30,000 के थे। तब कॉमन काम होता था। तब साउथ दिल्ली जो है ITO से लेकर के फरीदाबाद और उधर गुड़गांव और उधर नजफगढ़ और उधर नारायणा से भी आगे वो जो रोहनी है, ये सारा साउथ दिल्ली होता था। 2 ही साउथ एंड ईस्ट, क्या सेंट्रल एंड ईस्ट ऐसे थी। तो सारा इतना बड़ा एरिया कवर करना पड़ता था उस वक्त। तो तरह तरह की वैरायटीज और सब आती रहती थी। जी जीशा। सर, बहुत हम सबको बहुत रुचि होती है इस सब्जेक्ट में, तो इसको लेके बहुत फिल्में सीरीज बन चुके हैं। आप देखते हो, आपकी कोई फेवरेट? हाँ, ये सब CSI, देखिए, क्राइम पेट्रोल, देखिए, वो सब मेरे साथ के डिस्कस करके गए हैं। तो अच्छा, बनाने वाले पूरे, क्योंकि उनको चाहिए, उनको तो ऑथेंटिकेशन तो अपने आप हर आदमी चाहता है ना मैं जस्टिस करूं। तो इसमें से प्राय सब मेरे पास घर आके चाय वाय पी के एक आधा खाना भी खा के गए हैं। पर मेरी एक ही उनको शर्त होती है, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। दैट्स ऑल। यू डू इट, आई विल टेल यू नाउ। सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप देखते हैं? हैं? आप ऐसी सीरीज देखते हैं? देखता इसलिए नहीं हो कि देखिए उसको क्या देखूं, कश्मीर फाइल का क्या देखूं। कोई सब मुझे पूछता है कश्मीर फाइल का क्या देखूं, सारे केस तो मैंने किए सिचुएशन तो मैंने देखी है, उनको गया हूँ, मैंने वहाँ दिनों तक रहा हूँ। तो क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में जाते ही रहे, सबसे बात होती रही है, तो क्या उसको देखना है। तो मन ही नहीं करता कोई आपका देखने का ऐसा। सर, मेरा एक सवाल है एक केस को लेकर जिस पे बहुत बहस हुई, एक फिल्म भी बनी थी, बाटला हाउस एनकाउंटर। हाँ, और उसको बाटला हाउस मतलब जिस समय हुआ था तो उसके बाद उसके आफ्टर मैथ वगैरह उसकी फैमिलीज वगैरह से भी मैं मिला था, और उनके अपने अलग तर्क हैं, उनकी अपने अलग बातें हैं। और जामिया के जो शिक्षकों का संगठन था, उन्होंने एक रिपोर्ट भी लंबी चौड़ी अपनी थी उनकी अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस केस में कि उस फ्लैट में जिन लोगों को मारा गया था उन लोगों को मतलब लिटा के गोली मारी गई थी, ऐसा उनके आरोप थे पुलिस पर, और पुलिस का कहना कुछ और था। सर, आप फाइनली मैंने कंक्लूड किया, 2 बार इसमें मेरी एविडेंस हुई है, क्योंकि 2 पार्ट में लोग पकड़े गए थे। पहले मैं रिटायर होने से पहले कोर्ट में अपीयर हुआ, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ही अभी कोई साल भर पहले ही जो दूसरा एक्यूज था वो बाद में पकड़ा गया, तो फिर उसमें रीट्रायल होती है। तो रीट्रायल हुई तब मैं गया था। एक्चुअली ये बहुत परेशान करने वाला केस था, और उस वक्त आज जो बड़े बड़े कई नेता बने हुए वो भी वो किया करते थे, क्या कहते हैं, RTI। ठीक है, एक ही नहीं, बहुत से लोग मतलब पॉलिटिकल नेता जो है वो अपने डिफरेंट विचार रखते थे। फाइनली पुलिस एंड एवरीबॉडी वाज फीलिंग वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द अथॉरिटी, कन्विंस द पीपल। तो मेरे डिस्कशन मैंने कहा देखो ऐसा है, खाली USA में एनिमेशन यूज़ किया जाता है चीज़ों को प्रूव करने के लिए। सो इन दिस केस, एक केस पहले मैं कर चुका था हिरन पांड्या का, उसमें मैंने एनिमेशन किया था। हिरन पांड्या केस गुजरात वाला जी। तो वो तो मैंने कहा इसलिए करना पड़ा मेरे को कि उस वक्त मेरे को डायबिटिक पैरालिसिस हो गई थी दोनों लोअर लिम्स की, तो आई वाज नॉट वर्किंग पोजीशन। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था CBI को भी, देखो मैं पैदल मैं जा तो सकूंगा नहीं, एंड इट वाज वेरी बैड शेप, तो मैं इसमें एनिमेशन बना के भेज देता हूँ। तो एनिमेशन भेजा था, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब इसमें क्या हुआ, बाटला वाले में हमने कहा कि भाई मैं भी इसमें एनिमेशन करूंगा, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट मेरे ही हुई थी, दोनों पोस्टमार्टम, और मुझे सिर्फ वो घर दिखा दो एक बार। D14 क्या, मुझे एड्रेस क्लियरली नहीं याद आ रहा है। बट उन्होंने कहा साहब हमें हफ्ते भर का टाइम दीजिए। हफ्ते भर बाद वो आए और उन्होंने कहा साहब गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड
तो मैंने कहा फिर एक ही बचता है कि तुम उस पूरे घर की बाहर से अंदर से सबकी वीडियो बना के ले आओ। तो वो सब वीडियो बना के ले आए। देन आई टुक द पर्सनल स्टेटमेंट्स ऑफ एवरीबॉडी इंडिविजुअली, पुलिस वालों के, और जिनके चोट लगी थी, जो बच्चे थे, जिंदा थे, उनके भी स्टेटमेंट थे, उनको उनके गो थ्रू किया मैंने। एंड आफ्टर दैट इंजरीज जो पोस्टमार्टम में थी, अब उनको तो पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। पोस्टमार्टम डॉक्टर वाले ने तो उनसे बात करके लिखा नहीं है इंजरीज, उसने जो बॉडीज पे इंजरीज आई है वो लिखी हैं मेडिकल एग्जामिनेशन पे, पोस्टमार्टम पे। नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग देयर सिचुएशन कि मैं यहाँ खड़ा था, मैं वहाँ खड़ा था, तब गोली चली, ये हुआ वो हुआ। अब कोई एक आदमी को तो गोली चली नहीं, 2-3 लोगों को चोटें आई थी, किसी के कोहनी पे लगी, किसी के थाई में लगी, एक के लीवर में लगी, फैटल हो गया। वो लीवर की गोली वो कैसे डायरेक्ट नहीं आई, जगह भी पॉइंट करने के डिफरेंट है, फिर उनको वो अपनी गोली हार्ट पोजीशन भी अलग अलग बता रहे हैं कि हम ऐसे, ये आगे खड़ा था, ये पीछे खड़ा था, एवरीथिंग यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट। अब वो सब रिकंस्ट्रक्ट करके जब आप बना करके और फिर उस पर, अच्छा तुमने गोली मारी तो यहाँ से चली, तो वो कहाँ जाएगी? तो एक आदमी के यहाँ से जा रही है और वो कह रहा है मैं इसके पीछे खड़ा था, और उसी के जाके लीवर में वो पेनिट्रेट कर रही है। व्हाट मोर एविडेंस यू रिक्वायर टू मेक द क्या वो रिक्रिएशन सीन, क्राइम ऑफ सीन, रिक्रिएशन में मतलब एक बंदे के यहाँ से छूते हुए गई, वो पीछे वाले के लीवर में घुसी। लग गए, वो ये बता रहा है, और वो एग्जैक्टली आपको वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिल रहा है। सो दैट वे, बेस्ड ऑन दैट आई क्रिएटेड ए एनिमेशन। ये उनको किसी को बताया नहीं कि मैं एनिमेशन के लिए कह रहा हूँ, आई तो सिंपली टू अंडरस्टैंड द इंजरीज। कमरों का वो सारे फाट कहाँ हैं, कौन सी डायरेक्शन में है, क्या है, वो हमने वीडियो करके मंगवा लिया था। अब उसमें किया तो जितनी चोटें थी, जितना वो कह रहे थे कि हमने इधर से मारा, जो पुलिस वाले कह रहे थे उससे मैच कर रहा था, उनके वाले से मैच नहीं कर रहा था। वो रिक्रिएशन में फिट बैठे थे, वो नहीं बैठे, तो ये फैसला तो कोर्ट करेगा ना कौन सा सही है भाई। आपने अपनी तरफ से जो भी हो सकता है, हाँ हमने, बिल्कुल बिल्कुल सही था वो, क्योंकि अगर MC शर्मा जिसके लीवर में गोली लगी, अब लेट के वो कहीं से वो गिर गया नीचे, उसके बाद मैंने गोली चलाई उसके ऊपर, तो पॉसिबल नहीं है। लीवर एंटेरो पोस्टीरियर वो जा ही नहीं सकती गोली, वो तभी जा सकती है वो खड़ा है या थोड़ा झुका है। अब बुलेट जो जिसके यहाँ से निकल के जा रही है और उसमें वो एक ही बुलेट है, क्योंकि वो उसकी इंजरीज तो हमारे पास है, उसका रिकॉर्ड है, उसकी साइज वाइज हमको सब पता है, वेपन नेचर ऑफ बुलेट पता है, तो कोरिलेट उससे हो रही है ना। तो ऐसे करके सारा कोरिलेशन प्लस एनिमेशन जो है करके हमने कहा कि भी दिस इज द सिचुएशन, व्हाट हैज हैपेंड। उसको आप एनकाउंटर कहते हो ना एनकाउंटर कहते हैं, मेरा काम नहीं है, पर दिस इज हाउ द थिंग्स हैव हैपेंड, कुड हैव हैपेंड। सीन ये था, हाँ, और वो जिस तरह से जिन भी आदेशों के तहत घटित हुआ हो। और वो बयान हमने कौन से रिलाई किए, जो ऑलरेडी सब कोर्ट में दे चुके हैं। हिरण पांडे में यही कहा, जज ने सम्मन इशू कर दिया था डीन हो मेरे को, दो आई वाज नॉट विटनेस, तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट, लेडी थी वो, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं नहीं आ सकता, प्लीज आप मेरे को फाइल फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है वो भेज दीजिए। जिसने पहले उनको देखा जाकर के उसका कोर्ट में क्या स्टेटमेंट है उसकी कॉपी भेज दीजिए। उन्होंने भेज दिया, उसकी बेसिस पे हमने उसका बना के एनिमेशन दे दिया उनको कैसे हुआ है। तो इट वाज कन्विंसिंग टू हर। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिकॉज ही हैज नॉट अपीयर्ड हिमसेल्फ, ही इज ए मेडिकल डॉक्टर एंड मेडिकल एविडेंस जो है वो बिना अपीयरेंस के हम नहीं मान सकते, तो करके उसको छोड़ दिया था। एंड देन फ्यू अदर डॉक्टर्स अपीयर्ड आफ्टर टेकिंग मनी, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हैं कि नहीं साहब हम इससे एग्री नहीं करते, ऐसे करके, तो वो टेक्निकल ग्राउंड है। हाँ आयुष, सर इस तरह के बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत क्रूशल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई बार हमें मतलब आपको वहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, लेकिन एक तरफ मीडिया ट्रायल चलता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपने ट्रैक से निकल जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो यार। आरुषि केस जब मैं कर रहा था, मेरी वाइफ नहीं मानती थी,
रात को मैं 2-2:30-3 बजे घर पे जा रहा हूँ तो कभी पूछ भी लेती थी, मैं कहता नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। वो ऐसे में हर हस्बैंड वाइफ के लिए तो बेवकूफ़ होता है। तो वो मानती नहीं कुछ नहीं, यानी अखबार में आ जाया, टाइम्स इंडिया में छपा है, आपने देखा ही नहीं। अरे मैंने कहा मैं उसके देखने का टाइम मेरे को कहाँ है। तो वो पब्लिक ओपिनियन जो होता है, मेरे ब्रदर्स वगैरह फैमिली के जितने भी लोग हैं, कोई मानने को तैयार नहीं था। ये इंसान की फितरत है। वी ऑल गो फॉर रूमर्स एंड देन सम पीपल आर ऑलवेज एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने अगेंस्ट में ही बोलना है। और कोई सवाल? हाँ दीपेंद्र, एक सेकंड आता हूँ। सर अभी एक केस हुआ है श्रद्धा वालकर का, उसमें श्रद्धा और आफ्ताब वाला केस जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे फोन पे। अच्छा हाँ। ऐसे केसेस में जैसे बॉडी को 35 पीसेस में चॉप कर दिया गया है, तो ऐसे केसेस में कॉज ऑफ डेथ पता करना कितना मुश्किल होता है, और साथ ही इन केसेस में मर्डर से ज़्यादा मर्डर करने वाले की साइकोलॉजी पर बात होती है, तो इसमें साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए इस सवाल में मैं एक आध लक्ष्य और जोड़ दूं अगर, कि इसमें इस तरह की बातें हो रही हैं कि 35 टुकड़े किए और फिर दिल्ली के जंगल में छींट आए टुकड़े को और नहीं मिल रहा है, मर्डर ऑफ वेपन ऑफ मर्डर, इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, नार्को हुआ, पॉलीग्राफ हुआ, नार्को हो रहा है आज की तारीख में जब हम शूट कर रहे हैं। इस तरह के केसेस की डिफ़िकल्टीज़ पे भी अगर आप बता सकें तो। हाँ देखो, ऐसा है, पहला तो ऐसे केसेस को मीडिया में देना बड़ा खतरनाक है, लेकिन दुनिया भर में मीडिया ऐसे काम करता है। और कुछ लोगों को अपना नाम अखबार में देखने में या टीवी पे देखने में, हर आदमी को थोड़ा आनंद आता है, तो वो लोग वॉलंटियर्स भी मिल जाते हैं, सपोर्ट भी उसको कर देते हैं। फैक्चुअली स्पीकिंग मीडिया की कोई इस पर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये कोई पहला केस नहीं है 35 टुकड़ों वाला। वो बताया तो सही, आपके नोएडा का वो जो केस था, वो तो रात भर टुकड़े करता रहता था, और बीच में कोई पुलिस वाला आ जाता था ना, तो उसको बैठ के उसी चाकू से जिससे काट रहा होता था, वो एक ही चाकू था, उससे सेब काट के भी खिला देता था उसको। सर्टेनली ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ साइकेट्रिक एब्नॉर्मलिटी होती, उसमें भी थी। ही वॉज नेक्रोफिलिक एंड नेक्रोफेजिक, जो हमने मेडिकल एग्जाम का किया। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है सुरेंद्र कोहली, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या है कि फॉरेंसिक साइकेट्री जो है दैट्स नॉट दैट डेवलप्ड। 80% जो डोमेस्टिक हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट्स होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द साइकेट्रिक रीजंस इन वन ऑफ द पार्टनर। यूरोप में, अमेरिका में, डेवलप्ड वर्ल्ड में तो इट्स ए वेरी कॉमन, पीपल गो फॉर साइकोथेरेपी एंड ऑल दैट, दे गेट डायग्नोस्ड। सम ऑफ देम आर टोटली इनक्योरेबल एंड दे हैव वेरी बैड एंड। ठीक है ना? तो फॉरेंसिक साइकेट्री हमारे यहाँ रूट ही नहीं ले रही है। तो मैं अपने इस लेवल पे कोशिश करता रहता हूँ। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड क्लिनिकल साइकोलॉजी एट माय यूनिवर्सिटी एंड हैव स्टार्टेड फॉरेंसिक साइकेट्री आल्सो एज ए सब्जेक्ट, एमएससी कोर्स लेवल का कोर्स। और उसके अलावा मैं अपने ही लेवल से फॉरेंसिक साइकेट्री के अपनी वो यूट्यूब पे भी डालता रहता हूँ। 97 या 98 में डाल रखे हैं उसमें लेक्चर्स, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो एक्चुअली जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है और साइकेट्री के एस्पेक्ट्स हैं, इंडिया में बहुत ही मतलब नेग्लेक्टेड हैं। देखिए, साइकेट्री और साइकोलॉजी का रोल खाली क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता, उसकी पर्सनल एनालिसिस तक नहीं है। बाहर तो उसको ट्रायल से पहले भी उसकी साइकोलॉजी की ही कैन स्टैंड ट्रायल और नॉट। ट्रायल के बाद में मिड ट्रायल भी उसका असेसमेंट होता रहता है, इज डिटेरियोरेटिंग और नॉट। और ट्रायल के सजा देने के बाद भी उसका रेगुलरली साइकेट्रिक मॉनिटरिंग होती है, चाहे उसको डेथ सेंटेंस मिल गया वो एक अलग बात है। आफ्टर ऑल तो हमारी लाइफ में सब कुछ जो बिहेवियर है, साइकोलॉजी तो है वो। और उसके ऊपर हमारे इंडिया में
कुछ भी नहीं है। अब हमने शुरू तो किया है, मेरी देखा देखी कुछ और यूनिवर्सिटी ने भी साइकोलॉजी के, क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्स शुरू किए हैं। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू नो, अभी मैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, तो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आती है सरप्राइजिंगली। सो वही उनके चेयरमैन ने मेरे को लास्ट टाइम बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड आफ्टर स्टार्टिंग एट SGT MSc Clinical 400 crore rupees to promote the clinical psychology in India. तो साइकोलॉजी का एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग तो बहुत मस्ट है भाई ये। और सर इस तरह की केसेस की डिफ़िकल्टीज जो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे पुलिस के लिए कितना कठिन होगा, या इस समय जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट उस केस पे काम कर रहा होगा कि जंगल में टुकड़े मिल रहे हैं, वेपन ऑफ मर्डर नहीं मिल रहा। ये तो काम है हमारा भाई, यही तो काम है। तो जितना चैलेंजिंग केस होगा उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतना सोचना पड़ेगा, आपको तरतीबें निकालनी पड़ेंगी, कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, बाकी निकल जाएंगे। एक भी टुकड़ा भाई भंवरी बाई केस में क्लासिकल है। मैं मतलब मुझे भोपाल में एक वो जुडिशल एकेडमी है, वहाँ भी किसी ने पूछा कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ आप जहाँ पे, तो मैंने कहा मुझे भंवरी बाई सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। जी सर बताइए। एक औरती गायब हो गई, पता ही नहीं है किसी को कुछ भी। मेरे पास आए CBI वाले, क्या करना है? मैंने कहा भी करना है क्या है, कुछ ढूंढ के लाओ। बोले वो ऐसे जला दिया तो उसको वहाँ ढूंढो। तो CFSL की इनकी सब टीम गई वहाँ पे, और साथ में पुलिस वालों, CRPF वालों को लिया, पूरी नहर बंद कर दी, ढूंढा। इतनी सारी हड्डियाँ मिल आई, जो मैक्सिमम हड्डियाँ वहाँ हिरन की थी। वहाँ रिवाज है, लोग हिरन वन खा करके नहर के किनारे खा पी करके उसके बाद में उसको जला जुलू करके उसमें नहर में फेंक देते हैं। देखते रहे, मैंने एग्जामिन किया उनको। उनमें से एक हड्डी जो 1 इंच की थी, फोटो है मेरे पास, दिखा दूंगा आप लोगों को, 1 इंच आधी जली हुई, 1 इंच में भी आधी जली हुई। ये ऊपर की ह्यूमरस बोन होती है इसकी, ये राइट साइड के हिस्सा, वो मुझे लगा कि ये ह्यूमन का होना चाहिए। बाकी 200-300 पीसेस थे, ऑल एनिमल, तो डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब उस पीस को लेकर के अभी आदमी क्या पहले ये एस्टेब्लिश करना है, तो हमने नॉर्मल ह्यूमन बोन ली, उसको उसी लेवल पे काटा, फिर इसको उसी लेवल पे काटा, दोनों का वासा वेसल में, इनमें भी ब्लड वेसल्स होती हैं सप्लाई के लिए बोन्स में, तो उनका हर एंट्री पॉइंट वगैरह सारे जो है वो एक रेस में एक जगह से ही होते हैं। तो उनको देख के कंफर्म किया कि हाँ ठीक है ह्यूमन की है। उसका DNA निकाला, DNA निकलाया, उसके 2 बच्चे थे उस लेडी के, उनसे मिलाया, मैच कर गया। हस्बैंड जिंदा था, हस्बैंड का भी ले लिया, हस्बैंड का वाइफ का, 2 से मिल रहा है, 1 से नहीं मिल रहा, यानी कि 2 बच्चे उनके थे। अब क्वेश्चन उठे, तीसरा बच्चा किसका है? तो हमने कहा भाई वो जो तो पकड़ के डाल रखे हैं जेल में, उनका ब्लड लाओ। वो उनका ब्लड लाए, मलखान सिंह का, और वो एक और था, है वो मलखान सिंह की बेटी निकल आई। तो कोर्ट में जब मेरी एविडेंस हुई तो बहुत दिनों तक चली, 4-5 महीने बुलाते रहे मेरे को। तो जो आर्ग्यू कर रहा था लड़का, वकील, बहुत अच्छा, बहुत पढ़ के आ रहा था। रोज़ सुबह 9 बजे से शुरू करता, 5 बजे कहता नहीं साहब नहीं डेट दे दो, मैं और करना है, तो कर ले भाई तुम। मैं उसका वो लास्ट में जब ख़त्म किया उसने, ख़त्म किस लिए किया कि मैं एक दिन वहाँ गया हुआ था बाथरूम में, वो वहाँ पे सर्किट हाउस में ठहराते थे मेरे को, वहाँ मैं गिर गया, मेरा हाथ टूट गया। तो वो जज साहब लेडी थी, बड़ी बेचारी दयालु लेडी थी, बोले डॉक्टर साहब का आप कैसे टूट गया? तो CBI वाला बताया साहब ऐसे ऐसे हो गया। बोले आई डोंट वांट टू टेक मोर रिस्क विद दिस ओल्ड मैन, कल को और कुछ हो गया, सिर फूट गया तो मेरा नाम चढ़ जाएगा। तो बोले आज रात को 12 बजे, पूरी रात भी अगर क्रॉस करना है तो करते रहो, बट मैं कल सुबह की ट्रेन से इनको भेज के छोड़ूंगे। खैर वो किया उसने, तो किया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा है, तुमने बहुत क्रॉस किया, मेरा टाइम तो ख़राब जरूर, टाइम तो हुआ लेकिन कोई नहीं, गॉड ब्लेस यू, अच्छे वकील बनोगे। तो वो चला गया तो हंसने लगी, कहती आपने किसको आशीर्वाद दिया है? मैंने बच्चा अच्छा था, इतनी मेहनत करके आता था, बस ठीक है, मेरे को तकलीफ हो रही थी, वो तो अपना काम ठीक कर रहा था ना। कहती ही इज़ द सन ऑफ मलखान सिंह।
ओह, जिसकी बेटी के पीछे चक्कर चल रहा है, बोले ये उसका बेटा है, उसका बड़ा भाई है। ये सन उमर खान सिंह, वकील था वो। तो इस सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, एक बार उधर से आता हूँ। दीपक, प्लीज़ नमस्ते सर। इधर आ जाओ, पीछे वाला कैमरा ब्लॉक होगा। नमस्ते सर। आप चूँकि जब आपकी रिसर्च देख रहे थे तो आप बहुत सारे अनुसंधान और शोध अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े हैं। तो दो सवाल हैं इसमें। एक तो ये कि आप इतने सारे जब देशों में गए हैं तो आप ऐसी कौन सी 3 चीज़ें पाते हैं जो अगर भारत में इम्प्लाई हम करें, उनको हम अगर लागू करें, इम्प्लीमेंट करें, तो भारत की फॉरेंसिक्स की परिस्थिति बहुत बेहतर हो सकती है, और हम शोध अनुसंधान में कहाँ पिछड़ रहे हैं? बिल्कुल बात आपकी समझ गया। नंबर 1 सबसे पहले फंडामेंटल इशू करने की है कि पहले एनफ आप फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट तो प्रोड्यूस करो, एनफ डिपार्टमेंट्स बनाओ, एंड इसका सिलेबस करिकुलम सारा अपडेट करके अपनी ट्रेनिंग को अपडेट करिएगा। अभी तक ट्रेनिंग बहुत पुअर है, टेल यू वेरी फ्रैंकली। देखो, फॉरेंसिक साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसकी 100 ब्रांचें हैं, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, सब है। तो कोई ये कहीं मैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन गया तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो फॉरेंसिक केमिस्ट हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, बैलिस्टिक हो सकता है, फॉरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकता है। तो ये सारे मिलकर के जो एक फॉरेंसिक साइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं बन सकती। यू हैव टू क्रिएट स्पेशलाइजेशंस, तब उनको नॉलेज डिटेल सब कुछ पता होगा। तो ये सारे सिस्टम को ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। इसको मैंने बहुत कोशिश भी की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना रही थी, बाय द वे उसका कोऑर्डिनेशन उन्होंने मेरे को ही दे दिया था, तो बन रही है, वो सैंक्शन हो गई है। तो उसमें आइडिया वीडिया दिए है उनको कि इस ढंग से करो। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी वो करने की ज़रूरत है। अभी क्या होता है कि थोड़ी बोन के बारे में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा दी, थोड़ा ये पढ़ा दिया, थोड़ा वो पढ़ा दिया, और उसको एमएससी बना दिया। वो एक्सपर्ट किसी चीज़ का भी नहीं है, क्योंकि आप तो एक एरिया के एस्पेक्ट होते हैं। डीएनए वाला खाली डीएनए ही कर सकता है लाइफ में। अब साइंस इतनी बड़ी हो गई है कि उसके एक पोर्शन, पुराने टाइम में थोड़ी हुई है कि एक चर्च का जो पादरी होता था वही बोटनिस्ट भी होता था, जेनेटिक्स एक्सपर्ट भी होता था, फिजिक्स का होता था, और ये भी कह देता था कि सब सूरज में दाग है। एक ही आदमी सब कुछ कर देता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन पॉलिटिशियन भी था, और क्या क्या उसने साइंटिस्ट भी था। तो अब आज तो वो ज़माना नहीं है। तो इसलिए ये पूरी चीज़ को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। जी, आता हूँ हिमांशु। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने ढेर सारे केस का जिक्र भी किया जैसा सौरभ सर ने, और ढेर सारे केसों से आप होकर गुजरे हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी में एक ऐसा केस आ जाता है, एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो बड़ा परेशान कर देती है कि यार जो मैंने किया वो नहीं करना चाहिए था। ये जो एक्सपीरियंस वो बड़ा बुरा होता है ना। कई बार बच्चों के साथ हो सकता है या कभी किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो ऐसा केस कौन सा था जिसने आपको बड़ा परेशान किया हो, आपने उसका जिक्र घर में किया हो? बताता हूँ मैं आपको। ऐसा हुआ, एक केस था, सुसाइड का था। वैसे सरदार जी थे, उसका नाम था अल्लाह सिंह। अखबारों में ढूंढोगे अल्लाह सिंह तो मिल जाएगा। ये जब मैं यंग लड़का था तब उसके बेटे ने सुसाइड किया, हैंग कर गया अपने किराएदारों के यहाँ। अब उसके दिमाग में ये जो बैठने वाले होते हैं बैठ जाता है उनके, ये तो मर्डर ही है साहब। डॉक्टर साहब भी झूठ बोल रहे हैं, जज साहब भी झूठ कर, जो भी कहे ये सुसाइड है तो उसी के केस में कंप्लेंट, उसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट। उस बंदे ने इतना परेशान किया, इतनी कंप्लेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे साथ साथ वो कंप्लेंट करता था डीसी की भी, जज की भी, जिसने सुना होता था केस। ठीक है। तो लास्ट में रिटायर होने के बाद अभी 3 साल पहले मेरे पास सम्मान आया चंडीगढ़ से अल्लाह सिंह केस में। तो जज साहब कहने जी अब तो आप अपना फाइनल स्टेटमेंट लिखवा दो। मैंने क्या हो गया? बोले अल्लाह सिंह मर गया। उसकी डेथ हो गई थोड़े दिन पहले। तो बोले अब मैं भी जजमेंट दे पाऊंगा, इसमें क्लोज कर पाऊंगा, है ना। तो इस तरह के जो सनकी लोगों के साथ कभी आपको पाला पड़ जाता है, एक्चुअली दे आर सिक, साइकोलॉजिकली सिक। उनके दिमाग में एक फिक्सेशन आइडिया होता है, दे कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट। और अब पूरी अपनी ज़िंदगी, पैसा, घर सब बेच दिया था उसने, सब लगा दिया इसी के अंदर कि नहीं मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया, मर्डर था उसका।
और मर्डर किसने किया? जिनके घर के किराए पे रहता था। तो ऐसे बहुत से लोग ज़िंदगी में देखे हैं, बट दिस वाज द हार्डेस्ट वन हु फॉलोड इट फॉर टिल माई रिटायरमेंट। क्या रोस्टर बनाना पड़ता था कि आज इस केस की डेट है, कल वहाँ से समन आया है? क्योंकि बहुत सारे केस लंबे चलते रहते होंगे आपके। हाँ, चलते रहते हैं, बार बार सम्मन आते रहते हैं, आपको जाना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि सम्मन जो है वो रिसीव डिपार्टमेंट में होता है हमारे, है ना। पहले तो इंडिविजुअली देखे जाते थे, फिर सम्मन्स की जब बहुत नंबर पड़ने लगी, कि जब मैंने शुरू किया पूरी साउथ दिल्ली के, मतलब उतने बड़े एरिया के 150 केस होते थे। अब उतने बड़े एरिया के 15 सेंटर तो पोस्टमार्टम करने वाले हैं। फिर पूरी दिल्ली में 2 ही सेंटर थे पोस्टमार्टम करने के, एक मेरा और एक यहाँ पे सब्जी मंडी में सिविल हॉस्पिटल, और कहीं होता ही नहीं था। 150-200 हम कर देते थे, 200-250 ये कर देते थे, तो बहुत कम नंबर था, कम सम्मान आते थे। धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब मेरे ख्याल में दिल्ली में 25-30-40 हज़ार केस होते होंगे, तो उतने ही सम्मान आएंगे। तो फिर हमने क्लर्क एक स्पेशल बैठा दिया, भी तुम जो भी सम्मान आए रिसीव कर लो, जो आदमी है उसको पहुंचा दो, दे दो उसको। तो फिर वो चलता रहता है डिपार्टमेंट में आ गया। डिपार्टमेंट में, तो वो फिर प्रोसेस उसी हिसाब से डेवलप हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन। हेलो सर, जो फॉरेंसिक और कठपुतली मूवीज़ हैं, साइको किलर्स पे बेस्ड मूवीज़ हैं ये, और इनमें जो किलर होता है वो टारगेट और प्लान्ड किलिंग करता है, और चेन ऑफ मर्डर्स होते हैं उसमें स्ट्रेंजर्स की। तो क्या ऐसे केसेस सच में एग्जिस्ट करते हैं, और आपने उनको हैंडल करा है या नहीं? बिल्कुल हैंडल किया है। और इसको देखिए, 2 सिचुएशंस होती हैं। वही बात जो हम कर रहे थे फॉरेंसिक साइकेट्री में, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में ही एक पोर्शन आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में 2 पर्सनालिटीज, 3 पर्सनालिटीज जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। एक तो होती है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट की इंसिडेंस है सोसाइटी में, डेवलप के वर्ल्ड में है 6%, बोले 6% लोग नार्सिसिस्ट हैं। पर नार्सिसिस्ट मर्डर करते हैं, पर बहुत कम, रेयरली। कोई 1000 नार्सिसिस्ट में 1 मर्डर करेगा। वो तकलीफ देने में, अगर वाइफ नार्सिसिस्ट है तो हस्बैंड को तकलीफ दे के और उसके साथ में पंगा लेने तक ज़िंदगी गुजार लेती है। और हस्बैंड है तो वाइफ को ज़्यादा बच्चों तक चली जाएगी, सास ससुर तक बात चली जाएगी। ठीक है, इस तरह के केसेस चलते रहते हैं। दूसरी पर्सनैलिटी है सोशियोपैथ, और तीसरे हैं साइकोपैथ। ये सोशियोपैथ और साइकोपैथ आर द मोस्ट डेंजरस पीपल। इनकी मेंटल फैकल्टीज सबकी इंटैक्ट होती हैं, एंड आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते उसको कि ये साइकोपैथ है जब तक डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं करता कोई साइकोलॉजी वाला। यू कैन नेवर बिकॉज यूजुअली दे पास इन सोसाइटी एज ए वेरी डिसेंट पर्सन, वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी वेल टॉकिंग, वेरी प्लीजिंग, बड़े प्लीजिंग होंगे, बहुत हमेशा ब्लड अप टू डेट होगा, जूते उते पॉलिश वालिश किए हुए होंगे, बाल वाल की सब चीज़ की प्रॉपर सेटिंग होगी उनकी। दे विल इम्प्रेस यू, फर्स्ट यू टॉक यू गेट इम्प्रेस्ड, एंड दैट्स वाई मैनी पीपल बिलीव दैट ऑल दोज पॉलिटिशियंस एंड ये जो ऊंची ऊंची पोजीशंस में जाने वाले लोग हैं, मैनी ऑफ देम आर आइदर साइकोपैथ और सोशियोपैथ और नार्सिसिस्ट। कि नार्सिसिस्ट भी ऐसा ही होता है, वो हर बात में टॉप जवाब दो, हाजिर। These people, they don't have emotions. The only thing is, they don't have emotions, so they are very cool. इसीलिए मल्टीपल मर्डर करके पकड़े जाते हैं। साइकोपैथ और सोशियोपैथ नेवर गेट caught by the police. Whenever he is caught accidentally. क्योंकि वो इतनी परफेक्ट प्लानिंग होती है, उनके इमोशंस फ्लैट इतने ज़्यादा होते हैं कि कुछ उनको होता ही नहीं। जैसे दिस इज फेलो जो आपने अभी बताया, ये जो 35 टुकड़ों वाला आफ्ताब, ही इज ए टिपिकल साइकोपैथ। ए डेड बॉडी अंदर पड़ी है, उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मैं सो नहीं पाऊंगा। आप में से कहोगे सो नहीं पाएगा, कैसे पॉसिबल है? वो आराम से काटता है। और ये नोएडा वाला भी, क्या नाम, वो सुरेंद्र कोहली आराम से काटता था, रात को पॉलीथीन में डालता था, जाके नाले में डाल के आ जाता था, फिर खाना भी खा लेता था, बीच में दूसरे को भी खिला देता था। अंडरस्टैंड? बिकॉज दे डोंट हैव इमोशंस, सो कोई फियर नहीं होता उनको, कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का,
There is an emotion. They don't get disturbed with anything because they don't have emotions at all. They are just like a machine, robot. रोबोट की तरह है. तो जब वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो पकड़े कहाँ से जाएंगे? पकड़ा जाता है आदमी जब वो इमोशनल आता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो डिस्टर्बेंस के कारण गलती करता है और वो गलती से पकड़ा जाता है. पर हियर देयर आर नो इमोशंस, देयर इज नो डिस्टर्बेंस. बड़ा परफेक्ट. सो हम ये अक्सर कहते हैं कि साइकोपैथ और सोशियोपैथ, इवन नार्सिसिस्ट, आर नेवर कॉट. दे आर कॉट एक्सीडेंटली. तभी तो इतने मर्डर कर लेते हैं वो, 50, 60, 70 लोगों को मार लेते हैं आराम से. नहीं पकड़े, एक्सीडेंटली पकड़े जाते हैं. एक्सीडेंट कैसे? जैसे कनाडा का था, मैं उन दिनों वहीं था, तो पड़ा कि एक लेडी चाय पी रही थी और चाय पीते पीते उसके चाय के कप के अंदर आकर के फैट का ड्रॉपलेट पड़ गया. उसने चाय को लिया और वो दिखाने चली गई कॉफी पर हस्बैंड को. हस्बैंड वाजे डॉक्टर बोले, यार ये ड्रॉपलेट फैट का लग रहा है, तो ये तो लिविंग सेल लग रहा है, इसकी वॉल है, सेल वॉल है. तो लिविंग सेल कैसे आ गया, ऊपर से कैसे पड़ गया? तो ही रिपोर्टेड टू द पुलिस. पुलिस ने जाके उसको CFS में दिया. बोले साहब ये तो ह्यूमन फैट है. देन दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग एंड दे फाउंड दैट देयर वाज ए वन पर्सन जो पिगरी का मालिक था. वो लेडीज को बुलाता था, फ्रेंडली करता था, यूज्ड टू हैव सेक्सुअल एक्टिविटी एंड किल देम. और उसके बाद में उसका काम क्या था, ऑफ टाइम में क्या काम करता था? वो बर्फ हटाने वाली मशीन होती है ना, तो आगे से बर्फ को चर्न करके पीछे से फेंकती रहती है, तो वो उस लेडी को उसमें डाल देता था. अब वो बर्फ के साथ टुकड़े टुकड़े हो करके एकदम से और सब जगह बिखर जाती थी. लकीली दिस फेल इनटू द कप ऑफ दैट लेडी एंड ही गॉट. एंड देन जब पकड़े जाते हैं तो फिर तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, बिकॉज मार को बड़े कच्चे होते हैं. वो मार को बड़े कच्चे होते हैं. एक चीज को समझते हैं वो मार, तो 2 थप्पड़ मारते हैं उसे लौट भी देते हैं. सो सोशियोपैथ, साइकोपैथ एंड नार्सिसिस्ट, दे आर द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल एवर एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ. प्रशांत, हेलो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में कि आप फॉरेंसिक की फील्ड में नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने वो काम बखूबी किया और आप देश में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो उसके लिए आज की डेट में. तो आपका करियर जो था इतना बड़ा, वो कितना टफ और चैलेंजिंग था, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी? देखिए, पर्सनली भी बहुत चैलेंजिंग था. पर्सनल तो इसलिए ये था कि पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ज़्यादा काम ऐसे थे नहीं, और सीन रिक्रिएशन वगैरह वाले कोई तो थे ही नहीं लोग. तो मुझे बहुत जाना पड़ता था. हफ्ते में 3 दिन तो बाहर रहना ही है. बस आज आया, बिस्तर रखा, फिर वापस आ गई कॉल, चलो भाई एयरपोर्ट गए, कहीं भागे. जब पहले एयर सेवा इतनी कॉमन नहीं होती तो ट्रेन में जाना पड़ता था, दूर दराज कोई छोड़ा नहीं एरिया. तो वो तो एक पर्सनल डिफ़िकल्टी आपकी हो जाती है. बट एट द सेम टाइम रिपीटेडली करने से आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, है ना. आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट. तो वो एक है, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन फाइनली इट बिकम्स योर हैबिट. यू से यू गेट यूज्ड टू इट. करते रहते हो, कुछ पता ही नहीं चलता उस नशे में. मजा जो आता है ना, बाद में थोड़ा सॉल्व हो गया, कभी किसी की सजा, कहीं केस सेटल हो गया, कहीं पकड़ा जा रहा है तो कुछ सोल्यूशन निकल आ रहा है, तो दैट गिव्स यू सम काइंड ऑफ ए किक. तो वो किक आपको एडिक्ट कर देती है इससे. अब भी मेरा मन कर पड़ता है कभी, यार मैं भी जाए काम करूँगा, तो वो एक आदमी का स्वभाव बन जाता है. आई थिंक दैट्स नॉट अनयूजुअल. एवरीबॉडी, आप लोग भी ये काम कर रहे थे, उसको करते करते आप करते रहना चाहोगे, लाइकिंग डेवलप हो जाती है. हमने बताया कि आप आने वाले हैं, तो कई लोगों ने सवाल पूछे हैं आपसे, तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उत्तर दे दें. एक सवाल तो इतना रोचक है कि हमने उसको रखा. रोशन अग्रवाल का सवाल है कि जैसा फिल्मों में दिखाया है, क्या आपको भी पोस्टमार्टम या कोई और क्रिमिनल केस की फॉरेंसिक जांच करते वक्त ये डर लगता है कि आधी रात को कोई याद हमके और कहे कि डोगरा साहब रिपोर्ट तो वही बनेगी जो हम कहेंगे? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ. चलिए, नेवर. पारस का सवाल है कि फॉरेंसिक साइंस में करियर कैसे बनाएं?
मतलब ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए भी है जो डॉक्टरी के फील्ड में आ रहे हाँ, वो होंगे, भी है। आ चुके होंगे। तो उसमें ऐसा है कि अगर डॉक्टर हैं तो उनके लिए तो एमडी का कोर्स होता है, एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन उनको करनी पड़ती है। किसी भी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे ये केस स्टार्ट हुआ है, मतलब ये एमडी स्टार्ट हुई है, वहाँ पे जाके एमडी कर सकते हैं। और इसमें अभी तक जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जॉब आसानी से मिल जाता है। और बाकी आगे कितना क्या करना है वो तो आपके इंटरेस्ट पे है। कुछ लोग डिग्री लेके कुछ नहीं करते, कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, तो वो तो अपना इंटरेस्ट है। लोग ये पूछ रहे हैं, ये सवाल है। हाँ, साइंस वालों के लिए एमएससी अभी आजकल एमएससी फॉरेंसिक साइंस है कई जगह, हाँ काफ़ी जगह है। मेरी यूनिवर्सिटी में भी है, एसजीटी में भी है। तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस करके फिर उसमें कहीं किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि एमएससी फॉरेंसिक साइंस इज़ नॉट ए कंप्लीट, एज आई टोल्ड यू 50-60 फील्ड है इसमें। इवन देयर इज ए फॉरेंसिक फोटोग्राफी, है ना, तो उसमें फिर अपना आगे फील्ड करके उसमें एक्सपर्टाइज कर सकते हैं। एक सवाल है जो मतलब जो अभी हम लोगों ने श्रद्धा और आफ्ताब का केस भी डिस्कस किया कि क्या नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह सही होते हैं कि मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं? देखिए ऐसा है, ये जो नार्को और ये बड़े डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं ये। आई वुड नॉट लाइक टू गिव पास ऑन कमेंट्स, क्योंकि मीडिया और इवन एट टाइम पुलिस दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ टेस्टिंग्स, बट आई हैव लिटिल डिफरेंट ओपिनियन साइंटिफिकली। आप वो बताना नहीं चाहेंगे अभी? देयर इज नो नीड टू क्रिएट कंट्रोवर्सी व्हेन थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है। तस्लीमा का सवाल है कि ऐसा कोई केस बताइए जिसमें बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा केस लकीली मेरे पास मुझे कोई याद नहीं आ रहा, बट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता था कि केस बात बन जाती थी। यस, ओह एक केस मेरे को याद आता है जिसमें रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। दिस वॉज ए वेरी वेरी रिच फैमिली, स्टिल दे आर वेरी रिच फैमिली, और उनके घर के 2 बच्चे घर के अंदर ही, एक स्ट्रैंगुलेटेड मिलता है और दूसरा ऊपर टॉप फ्लोर से नीचे फेंक देता है, नीचे गिर जाता है। एंड वाइल देर इज नो प्रैक्टिकली प्लेस, आई मीन staircase or something like that to go up to floor, top floor, क्योंकि बीच में उसमें एक बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई है जिसने काफ़ी कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ है। एंड दैट आई गॉट बैफल्ड, एंड माई सेल्फ एंड SHO और पुलिस के SP वगैरह ने हमने बहुत कोशिश की उसको सॉल्व करने की, बट वी कुड नॉट फाइंड द आंसर। तो वो मेरे लिए आज भी मिस्ट्री है। कब का केस है सर? यार अब याद नहीं रहता, ये 80s का होना चाहिए केस, कोई 80 के 90 के आसपास का होगा। तो वो एक मिस्ट्री केस मेरा है कि कैसे क्या, और उनके घर वाले भी सारे फर्मली बिलीव्ड कि साहब ये किसी ने क्या बोलते हैं, टोना जादू होता है ना, वो क्या कर देते हैं, वो किया है, उससे भूत का काम है ये। इतना स्ट्रेंज था कि दादी नीचे सोती थी तो दादी जगती है 4 बजे थर्ड की आवाज़ से कि बाहर कुछ गिरा है, और सब में घर शोर में चले बाहर कुछ गिरा है छत के ऊपर से। तो सब आके देखते हैं तो उसका पोता है, वो उसको लेकर के, छोटा भाई उठता है लेकर के उसको जाता है, मतलब उसके बाप का छोटा भाई लेके जाता है हॉस्पिटल एम्स। इतने में उसकी वाइफ भी जो नीचे आ गई थे वो वापस ऊपर जाती है, तो कहती है दूसरा बच्चा जो है वो भी स्ट्रैंगुलेटेड है, रस्सी गले में पड़ी है, स्ट्रैंगुलेट करके चला गया कोई। तो कोई कैसे घुसा, कैसे दोनों बच्चों को ऐसे मार के गया, एक ऊपर से, कोई ऊपर हमने देखा मिट्टी में निशान नहीं है, काफ़ी दिनों से मिट्टी पड़ी थी, कोई सर्वेंट भी नहीं था घर में। दैट्स ए मिस्ट्री, बट वी कुड नॉट सॉल्व कि किसने मारा उसको, 2 बच्चों को। एक को स्ट्रैंगुलेट किया, एक को छत पे से फेंक दिया, बड़ी बात है। लेडीज़ पे सस्पेक्ट किया, घर वालों पे सस्पेक्ट किया, उनकी काफ़ी जो इंक्वायरी होती है जैसे पुलिस वालों की, वो सब की, पर नथिंग, कुछ हाथ नहीं आया।
एक सवाल है राहुल गोयल का आखिरी कि फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट में, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स में, इस तरह के केसेस में, होमिसाइड या सुसाइड के केसेस में एक्यूरेसी के कितने चांसेस होते हैं? क्या वो एकदम एक्यूरेट है, कोर्ट में पॉसिबल, या उसमें फिर भी कोई गुंजाइश है सेकंड क्वेश्चन और री इन्वेस्टिगेशन? देखिए, जिसकी नीयत साफ है करने वाले की, तो कोई करेक्ट ही होगा प्रोसीजर। हाँ, बट क्या होता है, कई बार लिमिटेशंस होते हैं टेस्ट के। देखिए, डीएनए तो 1984 में आया, उससे पहले तो डीएनए था नहीं। उससे पहले लोग ब्लड सैंपल से और उससे ब्लड ग्रुपिंग से और ब्लड और कई तरह की ग्रुपिंग होती है, उससे काम चलाते थे, तो उसमें एरर होते थे। ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट। देखिए, यूएसए में भी आप वहाँ पे एक रिपोर्ट पढ़िएगा, भूलने का बड़ा मेरे को प्रॉब्लम होने लगी। ये रिपोर्ट है, ये है नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, पर जस्टिस प्रोसेस को रिव्यू किया उन्होंने। मेरे पास डाटा है पुराना, मैं दे दूंगा आपको चाहे, कि उन केसों को जिनको कन्विक्शन हो चुका है, जिनको फांसी की सजा हो चुकी है, वेट कर रहे हैं, या उम्र कैद हो चुकी है, जेल में हैं, तो वहाँ पे क्या है कि सारी एग्जिबिट्स रख दी जाती हैं परमानेंटली, ठीक है ना। तो एक ग्रुप वहाँ पे चला, मीडिया और ये सब कॉमन मिलके ग्रुप था वो, उन्होंने एक मुहिम चलाया कि इन सब के वापस एग्जिबिट्स को निकाल करके डीएनए रिपीट करेंगे। और वो लिस्ट मेरे पास है, कितने लोग इनोसेंट निकल के आए हैं, तो उनका डीएनए था ही नहीं, क्योंकि वो ब्लड टेस्टिंग पर किए गए थे। ब्लड टेस्टिंग इज नॉट 100%। तो कोर्ट ने बाकी सर्कमस्टांशियल एविडेंस से देख के और पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस के हिसाब से उन्होंने उनको कन्विक्ट कर दिया। बट विद डीएनए जब नई एविडेंस आई, उन्हीं एग्जिबिट्स को निकाला गया और उस पर टेस्ट किया गया, पता चला कि वो सब गलत थी। तो पूरी कंट्री में है, उस इतने डेवलप्ड वर्ल्ड है, उस सब के डेटा हैं मेरे कंप्यूटर में, आप कहोगे भेज दूंगा मैं। इंडिया में किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, हम तो गलती करते ही नहीं, हमारा तो परफेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहने की बात तो कोई चैलेंज ही नहीं है ना। उसका नाम बोल गया, प्रोजेक्ट जस्टिस या प्रोजेक्ट नहीं, एक तो वर्ड जस्टिस होता है, एक जिसके साथ इनजस्टिस होता है उसको क्या कहते हैं, हाँ, प्रोजेक्ट इनोसेंस। आप लोगों में से कोई आगे आओ, मैं आपको साथ करूंगा प्रोजेक्ट इनोसेंस, कि जितने भी जो एग्जीक्यूशन का वेट कर रहे हैं, जो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले लोग हैं, और उनकी एविडेंस हमारे अंदर प्रॉब्लम है ना, मिलेगी नहीं, एविडेंस खत्म ही हो जाती हैं ना। तो खाली डीएनए पे, एक एविडेंस पे, बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जरूर कितना इनजस्टिस होता होगा, ओनली गॉड नोस। ज़रूर सर। डॉक्टर डोगरा, आप लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में आए, हमसे इतनी देर तक बात की, बहुत किस्से सुनाए, कहानियाँ सुनाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लल्लन टॉप के सभी न्यूज़ रूम के सभी लोग शुक्रगुजार हैं आपके, हमारे दर्शक इस पूरी सालगिरह और इस इतनी डिटेल्ड बातचीत का, जिसमें कई सारे रेशे हैं, कई सारे सिरे हैं, इस बातचीत के लिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। आप लल्लन टॉप पे देख रहे थे हमारा शो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा।